हेलो, क्या हाल चाल भाई। तो भैया जैसे हमारा लेक्चर चल रहा था काइनेमेटिक्स का, और कल मेरी जो है कल क्या, गला तो मेरा काफ़ी दिनों से ख़राब है, लेकिन कल की क्लास में क्या ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए मेरे को वो पहली ही क्लास छोड़नी पड़ी। तो अभी भी गला तो मेरा अभी भी ख़राब है यार, ठीक है। लेकिन क्योंकि अपन अभी रुक नहीं सकते यहाँ पर, है ना। मैंने वैसे डॉक्टर को दिखाया था, उसने बहुत सारी दवाइयाँ दी कि अरे खाओ ठीक हो जाओगे 3 दिनों में, ठीक है। लेकिन जो है उसने बोला सर आप पूरी तरह वॉइस रेस्ट पे जाओ, मतलब बात किसी से बात मत करो, क्लास भी मत लो। तो लेकिन मैं नहीं चाहता भाई आप लोगों की क्लास कैंसिल हो। जैसा हमारा सिलेबस चल रहा है वो चलते रहना चाहिए, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है आज मैंने सोचा है कि लेक्चर मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूँ, ठीक है। और आज हम एरर एंड मेजरमेंट का पहला लेक्चर हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ये एक इंडिपेंडेंट लेक्चर है, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। ये एक इंडिपेंडेंट लेक्चर है, इसके लिए आपको किसी भी चैप्टर के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसको कहीं भी पढ़ सकते हो, चाहे यहाँ पढ़ लो, चाहे चाहे इसको जो है लास्ट में पढ़ लो, चाहे इसको 12th में पढ़ लो, कहीं भी आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं आपके लिए फ्रेश रिकॉर्डिंग करता, ठीक है, पूरी फ्रेश रिकॉर्डिंग करता। लेकिन इस लेक्चर को मैंने जितना मुझसे हो पाया मेरे गले से उतना मैंने इसको फ्रेश रिकॉर्ड किया है। और जहाँ थोड़ा सा मुझे लगा यार अब नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने इसमें पुरानी रिकॉर्डिंग भी इस्तेमाल की है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ पहले ही। तो बीच बीच में आपको ना पुराने सलीम भैया भी आ जाएंगे पढ़ाने, जिनका गला बिल्कुल बढ़िया चल रहा होगा, बढ़िया आवाज़ चल रही होगी, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट हमारा यहाँ कवर होने जा रहा है। अब तुम्हारे डाउट्स होंगे। पहला, बोले सर इसको नोट्स कैसे बनाएं। मैं कहा नोट्स तो हो सके तो लास्ट में ही बनाना, तो पहले लेक्चर देख लेना पूरा, ठीक है। या फिर बीच बीच में जब मैं बोलता जाऊँ ना कि ये लिख ले ये लिख ले ये लिख ले, तो वही वही लिखना बस, बाकी कुछ मत लिखना। इसमें पीपीटीज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो पीपीटीज मैंने आपके लिए आपके फ्यूचर के लिए रखी हैं कि मान ले 10 महीने के बाद तेरे को ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रख दिए। तू पीपीटी स्क्रॉल करेगा ना तो सब समझता चला जाएगा, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। सारी चीज़ें बेटा नहीं लिखनी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए लिखाई है। लिखने वाली चीज़ें मैं यहाँ पे लिख दूंगा, स्लाइड पे हार्ट का साइन बना दूंगा, बस केवल वही आपको कॉपी में लिखना है। जिस स्लाइड में हार्ट का साइन बना होगा केवल आपको वही लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है बस, ठीक है। ये नोट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, ये मैं इसमें कवर कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। दूसरा कि सर हम इस चैप्टर को अभी पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो भाई नहीं पढ़ना चाहता कोई बात नहीं, तो छोड़ सकता है, लेकिन इसको लास्ट में कर लेना, लेकिन कर जरूर लेना, ठीक है। मैं आपको वो बर्डन नहीं डालूंगा, इट्स योर चॉइस। अगर आपको लग रहा है कि आपको काइनेमेटिक्स के अपना बैकलॉग कवर करना है, तो आप काइनेमेटिक्स का बैकलॉग कवर कर लो, इसको लास्ट में भी कर सकते हो। वो तो गला खराब हो गया, तो मैं अब एक्चुअली क्या है यार, इस गले हम ना काइनेमेटिक्स के एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि अब हम लोग घुसने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, इक्वेशन ऑफ मोशन। वो फटाक से प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर फिर एंट्री मारेंगे। तो उसके लिए यार मेरा गला भी अच्छा होना जरूरी है, उसको मैं लो एनर्जी स्टेट में नहीं पढ़ा सकता, मतलब मेरे को खुद से ही फील नहीं आएगी यार, ठीक है। तो क्योंकि वो एकदम उसमें बहुत अग्रेसिव होकर हम लोग उसके सवालों को लपेटेंगे। तो मैं वेट कर रहा हूँ, आई होप कल तक गला मेरा ठीक हो जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हमारे सिलेबस पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, एरर का लेक्चर यहाँ से कवर कर लेते हैं हम लोग, हमारा लॉस भी नहीं होगा, और भाई साहब चीज़ें बढ़िया भी चलती रहेंगी। तो इट्स योर चॉइस। अगर आप में से कुछ बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो तो इसको ज़रूर देखें, क्योंकि इससे स्कूल में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपके टेस्ट में, आपके क्वार्टरली हाफ ईयरली में आपको हेल्प मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी, कुछ बच्चे जो हैं चाहते हैं सर हमको ये तो लास्ट में ही पढ़ना है सर, हम इसको अभी पढ़ने का मन नहीं है, तो आप छोड़ सकते हो, इट टोटली योर चॉइस, आप छोड़ सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि हो सके तो देख ही ले यार, ठीक है, कम से कम देख ही ले, एटलीस्ट 1.5x पे ही देख ले, चल कोई बात नहीं 2x पे ही देख लेना, ठीक है। कुछ तो सीखेगा ना, खाली बैठने से अच्छा है ना। तो आप जो है ये सारी चीज़ अब मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम को लाइव मैं आपके साथ आऊं, मैं लाइव में आ जाऊं आपके साथ, अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं ज़रूर आऊँगा, ठीक है। लेकिन ये लेक्चर तो मैं ज़रूर देख रहा हूँ आप लोगों के साथ ही, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट है। सर क्या एरर कंप्लीट हो गया है? नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है, एरर के 3 पार्ट है बेटा। पहला पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, उसका दूसरा पार्ट फिर कभी मैं आपको दे दूंगा, और तीसरा पार्ट वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज है, वो भी मैं आपको कभी दे दूंगा, ठीक है। ये तीनों इंडिपेंडेंट पार्ट है, इसको कभी भी पढ़ सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है कोई भी। और आज के पार्ट में कुछ पोर्शन तो ऑलरेडी आपको आते हैं कि सिग्निफिकेंट वाला पार्ट क्या होता है, ठीक है, जोड़ना घटाना, यही पढ़ेंगे आज की क्लास में कि जोड़ना घटाना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, राउंड ऑफ करना, ठीक है, ये चीज़ें करेंगे, छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, बढ़िया तरीके से सुकून से आप लोग इसको जो है, मैं तो चाहूंगा कि आप क्लास अटेंड कीजिएगा। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। एरर बस बस आज आज की बात है बेटा, मेरे मुझे पूरा भरोसा है कल तक मैं बिल्कुल बढ़िया हो जाऊंगा। तो कल फिर मैं आपको वापस काइनेमेटिक्स में हम धमाल मचाएंगे फिर से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर एरर एंड मेजरमेंट। हाँ भैया है।
आप तो कह रहे थे पुराने वाले सर आएंगे। नहीं नहीं, अभी मैं हूँ, अभी हूँ, थोड़ी देर मेरा मन कर रहा है पढ़ाने का। ठीक है, तो थोड़ी देर पढ़ा लेता हूँ, ध्यान से सुन। ठीक, तो चैप्टर का नाम है हमारा एरर। ठीक है, तो सर सबसे पहली बात दिमाग में आती है कि सर एरर होता क्या है। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है एरर का मतलब हो गया त्रुटि। त्रुटि मतलब भाई साहब गलती, और गलती तो किसी से भी हो सकती है। ठीक है ना, गलती तो किसी से भी हो सकती है। बोले यस सर, लेकिन हम जो फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं एरर, ये क्या है। ठीक, तो इस चीज को समझाने के लिए मैं सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। जो आपने सुना होगा, एक नाम सुना होगा, सिंपल पेंडुलम। लिखना मत, कुछ भी मत लिखना। ठीक है, कुछ भी मत लिखना। ठीक है, ड्यूरिंग द लेक्चर मैं आपको बताता रहूंगा ये लिखना है या ये नहीं लिखना है, लेकिन लेक्चर खत्म होने के बाद मैक्सिमम 2 या 3 पेज का ही नोट्स देना जाना चाहिए, इसलिए सब कुछ नहीं लिखना है आपको। मैं पहले क्लियर कर दूं, इसमें बहुत सारी पीपीटी है। ठीक है ना, इस लेक्चर में बहुत सारी पीपीटी है, और ये पीपीटी में थोड़ी सी मैंने इसलिए रखी है, आप लोगों के लिए रखी है, मेरे लिए नहीं रखी है। तू जानता है मुझे पीपीटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए रखी है कि फ्यूचर में कभी तेरा मन हुआ कि बहुत सारे सवाल तेरे को लगाने, एक साथ बहुत सारे सवाल चाहिए, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं टाइप करवा करवा के, जो देखते के साथ ही तू समझ जाएगा कि सवाल ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है। तो वो सारी पीपीटी के सारे क्वेश्चन नहीं लिखने हैं एग्जाम में, को सॉरी नोट्स में नहीं लिखने हैं। मैं काम करूंगा, जिन क्वेश्चन को लिखना है वो मैं लास्ट में मैं एक हार्ट का साइन टाइप कर दूंगा, हार्ट का साइन बना दूंगा, आप केवल वही लिख लीजिएगा, केवल सेलेक्टेड सेलेक्टेड चीजें ही आप लिखिएगा। ठीक है, तो ये नहीं लिखना है, बस सुनो। तो एरर का मतलब क्या है सर। बोले सर एरर का मतलब है त्रुटि। बोले त्रुटि मतलब, बोले सर सपोज मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आई होप आप सब लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोले हाँ सर, इसका नाम तो सुना है सर हमने। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो जी की वैल्यू होती है ना, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये आप काइनेमेटिक्स में देख, है ना, काइनेमेटिक्स में मोशन अंडर ग्रेविटी में भी अपन इसको देखते हैं कि जो जी की वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। मैंने कहा ठीक है, इसका डिटेल वर्जन हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, लेकिन अभी के लिए बोले जी की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, बोले 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब हम चाहते हैं इस जी की वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना। आ रही बात समझ में। ठीक है, सपोज तूने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जी को फाइंड आउट करने के। सपोज तूने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है सर, जी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तूने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके पता चला वैल्यू आ गई 11 सेकेंड, सॉरी 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरर होगी, मतलब एग्जैक्ट कितना है 9.8। ठीक, और तूने जब एक्सपेरिमेंट किया तो तेरा कितना आ गया, तो एक्सपेरिमेंट से वैल्यू कितनी है तेरी 11, तो एरर आ गई ना। कितनी की एरर आ गई, बोले 1.2 मीटर पर सेकंड की एरर आ गई। ठीक है, 9.8 में 1.2 जोड़ेगा तो 11 बनेगा, इसका मतलब आपने गलती कर दी। तो यही त्रुटि होगी, यही गलती होगी। ये गलती कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकती है। ठीक है, सपोज मैंने तुझसे बोला यार मेरे को ना, या तूने मुझसे बोला कि यार सर आप ना मेरे को 5,320 रुपए दे दो, और मैंने गलती से 5,330 दे दिए, तो 10 रुपए की एरर हो गई। बातों में भी एरर हो सकती है। अरे बस बातों में भी एरर हो सकती है कि आप जो है सपोज, आप सपोज सामान खरीदने गए, ठीक है, आपने बोला भैया उससे सब्जी खरीदने गए, सब्जी खरीदे, आलू वाले से बोला भैया कि भैया 1 धड़ी आलू दे दो। 1 धड़ी आलू का मतलब 5 किलो आलू दे दो। ठीक है, तो आलू वाले ने क्या किया, तराजू ली। अब तराजू में जरूरी थोड़ी ना यार कि एग्जैक्ट मेजरमेंट ही होता है। ठीक है, तराजू के दोनों पल्ले ऐसे ही होने चाहिए, जब ऐसे पकड़ते हैं जरूरी थोड़ा ऐसे ही, थोड़ा सा यू भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। ठीक है, तो होता ही है कि तू गया 5 किलो आलू लेने, तो पता चला कि 5 किलो आलू में थोड़ा सा पलड़ा ऊपर की तरफ था, हल्का सा ऊपर की तरफ होता हुआ, तूने कहा अरे भैया यार एक आलू और डाल दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो भैया तूने एक आलू और डलवा दिया उसमें, तो जो पलड़ा थोड़ा सा ऊपर था थोड़ा सा नीचे की तरफ हो गया। अब दुकानदार तो लड़ेगा नहीं, बोले रुको आलू को काट के देंगे हम, आधा तुम रखो आधा हम रखें, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो दुकान वाला भी कहता है अरे यार ले जा यार, चल हटा, क्या फर्क पड़ रहा है। मतलब अब 5 किलो आलू लेने गए, ठीक है, और आप 5 किलो आलू लेने की बजाय 5 किलो 20 ग्राम आलू लेके आ गए, तो मतलब 20 ग्राम आप फालतू लेके आ गए। ठीक, तो अब अगर मैं दुकानदार से सवाल पूछूं, भाई कितना आलू दिया तूने, 5 किलो देना था, कितना दिया, अरे यार 20 ग्राम थोड़ा चला गया। ठीक, तो मतलब ये इस प्रकार से, आई होप आप समझ रहे हो जो अंतर आ रहा है छोटा सा, आ रही बात, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में, ठीक, बातों में भी देख सकते हैं। आप एग्जाम में पेपर देने जाते हो, ठीक है, एग्जाम का भी कहता ना यार ये सवाल का आंसर गलत आ गया यार। ठीक है, तो गलत आ गया, मतलब कुछ और आंसर था लेकिन आपने कुछ और निकाल दिया। आपका आंसर आना चाहिए था, सपोज इंटीजर टाइप का सवाल आप सॉल्व कर रहे हो, आंसर आना चाहिए था भाई साहब 7, और तुम्हारा आंसर आ गया मान के चलो 6, तुम कहो बे यार गलत हो गया यार। कभी कभी हमारी इतनी सी गलती हो जाती है, छोटी सी गलती हो जाती है, आंसर आना चाहिए था 7.74 और आंसर आ गया तुम्हारा 7.3। अरे यार इतनी सी गलती हो गई यार, 0.5 की गलती हो गई यार। तो आप समझ रहे हो, तो ये गलती तो
डेली दुनियादारी लाइफ में हम लोग सुबह से शाम तक फेस करते ही करते हैं, हरी बात समझ में, करते ही करते हैं। लेकिन अब मैं बात करता हूँ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें फिजिक्स में सारी गलतियां नहीं पढ़नी है। आप ये मत समझो सारी गलतियां पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि अगर किसी ने सपोज 20 सेंटेंस बोले, 20 में से एक सेंटेंस गलत बोल दिया, यार वो भी गलती होगी यार, ये गलत है यार, ठीक है। उन 20 में से 19 तुमने सही बोली, इस लाइन बोली, एक लाइन आपने थोड़ी सी ऊपर नीचे बोल दी। तो गलतियां तो अपन सब लोग सुबह शाम करते ही रहते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन हमें फिजिक्स में क्या पढ़ना है? बोले सर हमें फिजिक्स में पढ़ना है। हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? सब फिजिक्स में पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स में तो ये पढ़ते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, मोमेंटम, फोर्स। तो इसका मतलब फिजिक्स में तो हम वो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं जिनको अपन मेजर कर सके। फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन यही थी, जिसको अपन मेजर कर सके, ठीक। जिनको मेजर कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी बोला था हमने। तो हमें अब हमारे चैप्टर में हमें दुनिया भर की एरर नहीं पढ़नी है। इस चैप्टर में हमें ये नहीं पढ़ना कि उसने पूरा पैराग्राफ में कितनी बार गलती करी। हमें वो चीजें पढ़नी है जो हमारे फिजिक्स में है, क्योंकि यही हमारे चैप्टर है, यही हमारा फिजिक्स का पार्ट है, यही हमारा सिलेबस है। दैट मीन्स हमें पढ़ना है वो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जिनको अपन मेजर कर सकते हैं। तो जब हम मेजर करने जा रहे हैं तो जरूरी थोड़ी ना कि हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू ही मेजर कर लें। कहीं ना कहीं गलती तो हमसे हो ही सकती है भाई साहब। जैसा एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला जी की वैल्यू बताओ, तो हमें सबको पता है कि जी की वैल्यू 9.8 होती है। तुम किसी एक्सपेरिमेंट को करने गए और वहां तुम्हारी जी की वैल्यू आ गई 11, तो गलती तो हो गई ना। हाँ सर गलती होगी, इसका मतलब आपके एक्सपेरिमेंट में गलती हो गई है। जैसा इसको मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊं, सिंपल पेंडुलम देखो स्कूल में करते हैं सर। यहाँ पे ना सपोज यहाँ पे छत होती है, छत से एक रस्सी लेते हैं और रस्सी को ऐसे बांध देते हैं, ठीक। ठीक है सर जी, रस्सी को ऐसे बांध के यहाँ पर एक मांस को लटका देते हैं। मन का ठीक है, जैसी समझ रहा है ना, तो ऐसा समझिए रस्सी है और यहाँ पे एक मांस को लटका दिया। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको इधर ले जाके छोड़ देते हैं। फिर ये ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करता है, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से ऑसिलेशन कराते हैं हम लोग। तो इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। अगर ये स्ट्रिंग है तो, अगर ये रस्सी है तो यहाँ पे मास होता है m और ये सपोज है तुम्हारी स्ट्रिंग, ठीक। तो भाई साहब सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है ये हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। एसएचएम एक चैप्टर आएगा, एसएचएम में पढ़ेंगे हम लोग। अभी के लिए बस सुन ले कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है t बराबर 2π√L/g। ये आपने उसमें भी देखा होगा, यूनिट एंड डायमेंशन में भी देखा होगा इसको आपने। हाँ सर जी, सर टी बराबर 2π/L/g होता है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो यहां से आप समझने की कोशिश करना सारे बच्चे। अब तू समझ, तू लैब में बैठा हुआ है थोड़ी देर के लिए, मान ले तू लैब में बैठा हुआ है, ठीक है सर लैब में बैठा हुआ है। तो लैब में जब तू बैठा हुआ है, ये हमारा फॉर्मूला है। ये कैसे आया सर? ये पढ़ेंगे अपन एसएचएम में। ये कैसे आया अपन एसएचएम में पढ़ेंगे। तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं, टी स्क्वायर बराबर 4π² × L/g। बोले हाँ सर जी, जी को इधर इसको इधर, तो जी को मैं ऐसा लिख दूं क्या, 4π²L/t²। डरना मत, बिल्कुल मत डरना, ठीक है सर। मैंने कहा अब मेरी बात सुन, यहाँ पे टी क्या होता है? टी होता है टाइम पीरियड, 4 तेरा कॉन्स्टेंट है, π² भी तेरा कॉन्स्टेंट है, और एल क्या होता है? एल होती है ये वाली लेंथ। तो सपोज तूने इसकी लेंथ ले ली 2 मीटर, तो एल की वैल्यू 2 मीटर तू यहां पुट कर देगा, और तूने इसका टाइम पीरियड निकाला। बात समझ में आ रही है? टाइम पीरियड निकाला और टाइम पीरियड की वैल्यू तो यहां पुट कर देगा। तो क्या तुझे जी पता चल जाएगा? हाँ सर बिल्कुल पता चल जाएगा। यहां नहीं कर रहा तो यहीं पुट कर दे भाई, इसी जगह पे पुट कर दे। टाइम पीरियड तूने मेजर कर लिया, ये मेजर कर लिया, ये मेजर कर लिया एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट करके तूने टाइम पीरियड को मेजर कर लिया। कैसे? बोले सर जी सपोज ये था रस्सी, ये रस्सी थी, रस्सी यहाँ मांस लटका दिया, छत से ऐसे बांध दिया, और मैं इसको इधर ले जाकर मैं छोड़ देता हूं, तो ये इधर जाएगा और इधर जाएगा। इतनी देर में उसको जितना समय लगा उसको अपन एक एक टाइम पीरियड बोल देते हैं, कैपिटल टी बोल देते हैं। मतलब इसको मैंने यहां से छोड़ दिया, अब ये उधर गया और फिर वापस वहीं पर आ गया, ठीक। समझा मेरी बात? यहां से छोड़ा मैंने, ये इधर गया और वापस यहीं पर आ गया, ये एक टाइम पीरियड हो गया, ये कैपिटल टी हो गया। सपोज इसको समय कितना लगा, 1 2, तो 2 सेकेंड हो गया। तो यहां पे तू टी की वैल्यू 2 पुट कर देगा, ठीक। तो ये तुझे पता चल गया, ठीक है सर। एल तू मेजर कर सकता है इसको, मैंने कहा ठीक है सर। तो यहां से क्या पता चल जाएगा? जी पता चल जाएगा। तो तूने एक्सपेरिमेंट से जी की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश की, ठीक। तो सपोज जी की वैल्यू मेरे भाई आई 11, तो 11 आने का क्या मतलब हो गया कि 11 आने का मतलब हो गया सर 1.2 की एरर आ गई। मान ले जी की वैल्यू आ गई सपोज 10, फिर भी एरर आ गई, देख 9.8 और ये कितना है 10, तो फिर भी कितना अंतर आ गया? बोले 0.2 का अंतर आ गया। सपोज तूने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, जी की वैल्यू आ गई मान ले 9, ऐसा भी हो सकता है 9 आ जाए, तो इसका मतलब सर ये 9.8 थी, ये 9 थी, इसका मतलब 0.8 की गड़बड़ी आपने यहां भी निकाल दी। तो अगर आपकी जो वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू,
आ रही बात समझ में? वो एग्जैक्ट वैल्यू से अलग आती है तो हम बोल देंगे कि ये क्या हो गया, आपसे एरर आ गई है। क्लियर है? ठीक है। ऑल दो मैं लैब में आपको बता दूं, लैब में ऐसे काउंट नहीं करते हैं कि भाई साहब इसको केवल ऐसे कर दिया कि ये ऐसे लिया और इसको यहां ले जाके छोड़ दिया और बोला 1 2, ऐसे काउंट नहीं करते हम लोग इसको। हम लोग 10 ऑसिलेशन लेते हैं कम से कम, क्योंकि हम भी मानते हैं यार एक ऑसिलेशन में तो गलती हो सकती है। तो जिन बच्चों ने, अगर आपने स्कूल में ये किया हो एक्सपेरिमेंट, तो देख ऐसे किया करते थे, यहां से इसको छोड़ देंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, तो हम 10 एक्सपेरिमेंट करते थे। 10 एक्सपेरिमेंट में टोटल टाइम निकालते थे। सपोज तूने 10 एक्सपेरिमेंट किया और टोटल टाइम आ गया मान के चल 22 सेकेंड। ठीक है, 10 एक्सपेरिमेंट नहीं, 10 ऑसिलेशन, सॉरी 10 ऑसिलेशन, है ना? जैसा ही बोला ना मैंने, यहां से छोड़ा इसको, 1 2 3, ये ऑसिलेशन हो गए। तो 10 ऑसिलेशन में 22 सेकंड आया सपोज, तो इसका मतलब एक ऑसिलेशन का कितना टाइम हो गया? 22/10, मतलब 2.2। तो हमने यार 2.2 की वैल्यू पुट कर दी। आज जब तूने दोबारा सपोज यही काम किया, तो हो सकता है कि 22 की बजाय 21 आ गया हो, कभी 19 आ गया हो, कभी 18 आ गया हो। तो कुल मिला के आपकी जो जी की वैल्यू जा रही है वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग जा रही है। आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पा रहे हो आप। तो इसका मतलब जो जी की वैल्यू आई, जैसे यहाँ 10 आई और 9.8 आनी चाहिए थी, तो हम बोलेंगे भाई इसमें एरर है, इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है। क्लियर है? ओके, तो आई होप आपको एरर वर्ड से समझ में तो आ गया होगा। अभी और तरीके समझाता हूं। तो ये जो एरर आई है, ये वाली जो एरर आई है, इस एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर, लिखना मत, लिखना मत, सब लिखा हुआ है, बता दूंगा कैसे लिखना। रैंडम एरर, रैंडम एरर का मतलब, बोले रैंडम एरर का मतलब होता है सर कुछ समझ में ही नहीं आता गलती हो कहां रही है। रैंडम एरर का मतलब हमको पता ही नहीं चल रहा कि गलती कहां हो रही है। एक्सपेरिमेंट भी हम ही कर रहे हैं, रस्सी भी सेम ही है, हरी बात समझे, रस्सी भी सेम है, मास भी वही है, ठीक है, सब कुछ सेम है। उसके बाद कभी तो 22 सेकंड आया, तूने 10 ऑसिलेशन करे तो एक बार तो तुझे 10 ऑसिलेशन में 22 सेकंड मिला टाइम 10 ऑसिलेशन का। तूने वही एक्सपेरिमेंट दोबारा किया तो भैया 19 सेकंड मिल गया। फिर एक बार और किया तो 18 सेकंड मिल गया, कभी 23 सेकंड मिल गया, कभी 22.5 सेकंड मिल गया, कभी 22.3 सेकंड मिल गया। अलग अलग एक्सपेरिमेंट में वैल्यूज अलग अलग आ रही है, ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल होता है। अब इनकी वजह क्या है? बोले वजह साला पता ही नहीं, हमको पता ही नहीं क्यों ऐसा अलग अलग आ रहा है। तो ऐसी एरर एक्सपेरिमेंट्स में जिनका हमको वजह ही पता नहीं चल रहा है, जिनको रैंडमली कुछ भी चल रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं रैंडम एरर। बोले वजह क्या क्या हो सकती है? मैंने कहा भैया कुछ भी हो सकती है। एक ये भी वजह हो सकती है, क्या पता हवा चल गई हो, ठीक है। एक ये भी हो सकती है, क्या पता तूने उधर से फूंक मार दियो। एक ये भी गलती हो सकती है कि टेम्परेचर चेंज हो गया हो, थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर चेंज हो गया, तो भाई साहब इसकी जो लेंथ है मान ले वो लेंथ चेंज हो गई हो। एक हो सकता है तुमसे गलती हो गई हो कि तुमने स्टॉप वॉच ऑन करा, ठीक है, फिर तूने ऑसिलेशन हुआ, तो जब ऑसिलेशन कंप्लीट हुए तो उस मोमेंट पे तुझे स्टॉप वॉच को बंद करना था, तभी तो देखेगा ना 22 सेकंड हुआ है। तो सपोज इधर से इधर देखने में, बटन दबाने में तुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, तुझे बटन दबाना था जल्दी से, तूने थोड़ा देर से दबा दिया। अरे बात समझ में? तो ये छोटी मोटी, जैसा कभी रेसिंग होती है, रेस, तो रेस जब होती है तो हमें बिल्कुल सही टाइम पे बटन दबाना होता है, और जब वहां पहुंचे उसी टाइम पे स्टॉप करना होता है। तो मान ले वो स्टॉप करने में थोड़ा सा भी तूने गलती कर दी, तो एरर तो वहां भी आ गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर, ठीक। और रैंडम एरर की खासियत ये है कि ये हम इसको हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ फॉल्ट नहीं है, इसका वजह कुछ भी हो सकती है, रैंडम वजह हो सकती है। तो इसको करेक्ट करने का जो तरीका होता है वो होता है कि डू एज मच एक्सपेरिमेंट। मतलब सर एक होता है सर रैंडम एरर, रैंडम एरर जो अभी हमने देखा कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें एरर आ रही है, पता नहीं चल रहा क्या रीजन है, तो इसका रैंडम एरर को दूर करने का तरीका होता है डू एज मच यू कैन एक्सपेरिमेंट। जितने ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतने आपकी ये एरर कम होती चली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे तूने जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करी इस फॉर्मूले से, जैसे तूने करी तो एक में आंसर आया सपोज 9.2 जी की वैल्यू एक एक्सपेरिमेंट में, दूसरे में आ गई 10, तीसरे में आ गई 9.7, चौथे में आ गई 10.1, पांचवें में आ गई 10.2। ये आपने जी की वैल्यू निकाली। अब मैं तुझसे कहूं कि तूने 5 एक्सपेरिमेंट कर लिए, तो अगर मैं इन सबको जोड़ के, है ना, अगर मैं इन सबको जोड़ के मैं सपोज इन सबका एवरेज ले लूं, एवरेज ले लूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ यार, मतलब इनका एवरेज ले लोगे ना तो जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट की तरफ चला जाएगा।
आ रही बात समझ में? किसकी तरफ चला जाएगा? बोला एग्जैक्ट की तरफ चला जाएगा भाई साहब, एग्जैक्ट की तरफ चला जाएगा भाई साहब। ठीक, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं होगा, एग्जैक्टली जरूरी नहीं है एग्जैक्ट की तरफ जा एग्जैक्ट ही आए, लेकिन हाँ कुछ मतलब एरर तो कम होगी एकदम, मतलब आंसर विल बी वेरी क्लोज टू द योर एग्जैक्ट वैल्यू। तो और एग्जैक्ट की तरफ कब जाएगा? सर और एक्सपेरिमेंट कर लो। सर एक बार तुम 11 निकाल लिए, एक बार 9.1 निकाल लिए, और एक बार तुमने और सॉल्व किया 9.3 निकाल लिए। तो तुमने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एक्सपेरिमेंट के 8 से डिवाइड कर दे, तो इसका मतलब दैट विल बी काइंड ऑफ योर द वैल्यू ऑफ द जी, कि भैया हमारी जो जी की वैल्यू जा रही है वो अप्रोक्सीमेटली इतनी जा रही है। तो मतलब रैंडम एरर को दूर करने का तरीका होता है बार 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 आप क्या करो भाई साहब, एक्सपेरिमेंट करो। जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं बोलूं, जेई मेंस के 2 अटेम्प्ट होते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि जेई मेंस के 4 अटेम्प्ट होते थे। उसका मतलब क्या था कि भाई अगर आपने पहला पेपर दिया, आपसे गड़बड़ी हो गई, एरर हो गई, आपका बुखार आ गया, आपको तबीयत खराब हो गई आपकी, ठीक है, तो एनटीए वालों को चाहिए अच्छे बच्चे, जेई मेंस में मतलब आईआईटी वालों को या एनआईटी वालों को चाहिए अच्छे बच्चे। अब मान ले किसी अच्छे बच्चे से गलती होगी बेचारे से, तो वो तो बाहर हो गया। तो उन्होंने क्या करा, बोले चलो यही एक्सपेरिमेंट एक बार और करो, यही पेपर एक बार और दो। ठीक, अब भाई साहब हो सकता है कि दोनों में एक पेपर गड़बड़ी हो जाए, फिर उन्होंने चल एक बार और कर, एक बार और कर, तो 4 बार उन्होंने एनटीए वालों ने एक बार पेपर लिया जेई मींस का। मतलब क्या हो गया, मतलब भाई जाहिर सी बात है कि आप अपना टैलेंट तो दिखाई दोगे ना उस दौरान। तो अगर मैं मान के चलूं थोड़ी देर, ये दैट वाज नॉट द एग्जैक्ट एग्जांपल बट आई थिंक फील लाने के लिए बढ़िया है। तो उस समय आइडिया तो लग गया ना हमको। या इससे बेस्ट एग्जाम्पल जैसे परसेंटेज है, सपोज तो 10th क्लास में तुम लोगों ने अच्छी परसेंटेज लेके आए। अब हम, मैं तो नहीं मानता हूं इस चीज को, लेकिन कोई अगर ये बोले कि हम 95% को अच्छा मानेंगे या 90% को अच्छा मानेंगे, ठीक, तो फिर अब किसी बच्चे से मैंने पूछा, बोले तेरे कितने मार्क्स है? उसने बोला मेरे 91 मार्क्स है, 91% है। तो आप ये पूछते हो क्या केमिस्ट्री में कितने थे, फिजिक्स में कितने थे, मैथ्स में कितने थे, बायोलॉजी में कितने थे, है ना, साइंस में कितने थे, हिंदी में कितने थे, एसएसटी में, ये सब पूछते हो क्या? नहीं पूछते हो। आप एकदम समझ जाते हो अच्छा 91 है, हाँ भाई ये बंदा 91 वाला है। किसी बच्चे ने बोला मेरे ना 81% है, जैसे मेरे 80% है, ठीक, किसी पूछा तेरे कितने परसेंट आए 10th में, बोला 81 आए। तो 81 में ही आपने समझ लिया अच्छा ये बंदा 81 की कैटेगरी का है, ये बंदा जो है 62 की कैटेगरी का है। आप वहीं से समझ गए ना एग्जैक्टली, भले ही उसके इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मार्क्स अलग अलग हो। ठीक, तो मैं वही कह रहा हूं इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट में भले ही आपके जो है वैल्यूज अलग अलग आ रही है, लेकिन एवरेज जब आपने निकाला, जैसे परसेंटेज में आप एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है, तो जैसे 5 सब्जेक्ट का तुमने परसेंटेज निकाला, सबको 5 से डिवाइड कर दिया, ऐसी परसेंटेज निकालते हैं। उसी प्रकार से हर एक्सपेरिमेंट में वैल्यूज अलग अलग जा रही है, और हम अगर उसको नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये हमारी क्या है, हमारी ये एवरेज वैल्यू है। तो बेसिकली यहां से हम कहीं ना कहीं एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ पहुंच जाते हैं। ये सारा पोर्शन हम देखेंगे बाद में, अभी के लिए जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूं। दिस इज कॉल्ड द रैंडम एरर, कि हमें पता ही नहीं है गलती क्या है, गलती कहां है। और रैंडम एरर को दूर करने का तरीका होता है ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करो। जितने ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपका अच्छा एवरेज निकल के आएगा। किस चीज का एवरेज? अच्छा, आपकी वैल्यू ट्रू वैल्यू की तरफ चली जाएगी। उसी प्रकार से एक होती है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, इसको नाम से उठाना। सर ये लिखना है क्या? मैं बता दूंगा अभी कैसे लिखना है। रटना है क्या? बिल्कुल नहीं रटना। मैंने नहीं रट रखा तो तू क्यों रट रहा है? मैं नाम से उठा लेता हूँ। रैंडम एरर मतलब रैंडमली कुछ भी हो रहा है, मैं तो ऐसे याद कर लेता हूँ। रैंडम एरर, अरे भाई रैंडमली कुछ भी हो रहा है, पता ना क्या हो रहा है, फिर क्या करें? बार बार करो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसी प्रकार से ये सिस्टमेटिक एरर मगर नाम से उठा कि अगर आपका सिस्टम ही खराब हो। सिस्टमेटिक एरर का मतलब आपका सिस्टम ही खराब है। मतलब आपका जिस तराजू से आप तोलने जा रहे हो ना, सपोज दुकान पे गया तू, ठीक है, तो बोलो भैया आलू दे दो 5 किलो। तो कभी तूने देखा होगा दुकान पे, कभी ऐसा भी होता है कुछ कुछ पलड़े बराबर नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे हो जाते हैं शुरू में ही। तो वो क्या करता है, वो मार्केट से पत्थर, बाजार से, मतलब बाजार वाला क्या करता है, वो एक पत्थर खरीद के लाएगा और पत्थर को इसके ऊपर रख देगा, एक पलड़े के ऊपर, फिर वो दोनों बराबर हो गए। होता है ना ऐसा, ठीक, ऊपर नीचे है तो तुमने एक पे एक पत्थर रख दिया, उसको बैलेंस कर दिया, और फिर 5 किलो आलू चाहिए तो इधर 5 किलो रख दिया और आलू तोल दिए। इसका मतलब उसकी तराजू में गड़बड़ी थी। लेकिन तराजू में गड़बड़ी थी मतलब जिससे वो तोलने जा रहा है सिस्टम, तराजू में गड़बड़ी थी, मतलब सिस्टमेटिक एरर थी उसमें। लेकिन वो एरर हमने ठीक कर ली। कैसे ठीक कर ली? बोले भैया हमने पासिंग कर लिया, हमने यहाँ पे वजन पत्थर रख के हमने उसको बराबर कर लिया। तो जब अगर पत्थर में ना रखूं तो तराजू खराब है ना। एक तराजू ऐसी है, ठीक है, इस प्रकार की तराजू, एक तराजू है यहाँ और एक तराजू है यहाँ। तराजू मेरे को बनाना आता नहीं है, ठीक है, इस प्रकार की तराजू है सपोज, बड़ी खराब तराजू बनाई मैंने, ठीक है, तो इसका मतलब गड़बड़ है यहाँ पर। ठीक, वैसे तो सीधे सीधे, ये बिल्कुल सीधे सीधे होंगे, ऐसे ऐसे, ठीक, ठीक है सर जी। तो इसमें गड़बड़, ये खराब है, सिस्टमेटिक एरर होगी इसके अंदर। अगर ऐसे ही तू मेजर करेगा तो गड़बड़ी हो जाएगी।
फिर तो तुझे सही सही माल तेरे को बराबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सपोज मैंने इसको ऊपर सपोज बटर मैंने इसको ऊपर जो है मान के चल 200 ग्राम का एक पत्थर रख दिया, 200 ग्राम का एक पत्थर रख दिया। जैसे ही मैंने उसको 200 ग्राम का पत्थर रखा, ये नीचे आएगा और नीचे आने के बाद फिर क्या हो गया भाई साहब? बोले सर फिर ये हो गया, ये दोनों तराजू ऑलमोस्ट तुम्हारी क्या आ गई है, बराबर आ गई है 200 ग्राम का पत्थर रखने के बाद। तो पहले ये तराजू खराब थी, इसमें एरर थी, उसको बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर। आपने पत्थर रख के इसको ठीक कर दिया, आपने इसको बैलेंस कर दिया, इसका मतलब रीडिंग आप यहां से ले सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप ऐसी तराजू से तोला ताली करते, इस तराजू से तोला ताली करते सपोज, ठीक है, ये सीधा नहीं है, थोड़ा सा ऐसे होगा, ये थोड़ा सा ये सीधा बना रहा हूं यार, ऐसे नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, कायदे में ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 तराजू हो गई, टेढ़ी हो गई एकदम, ठीक है, समझ गया ना मेरा पॉइंट तू? ठीक, तो अगर आप खराब तराजू से तोलोगे तो एरर मिलेगी, खराब तराजू से तोलोगे तो सही मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस तराजू में ही गड़बड़ी थी, तो उसको बोल दिया हमने सिस्टमेटिक एरर। और सिस्टमेटिक एरर हम दूर कर सकते हैं, हम कुछ भी गुणा भाग लगा के, कुछ भी सांठ गांठ बैठा के, कुछ भी यहाँ पर जो है वजन इधर उधर रख के हम उसको सेट कर सकते हैं। जैसे इसका एक और बढ़िया एग्जाम्पल मैं तुझे बताता हूँ। मैं तुझसे बोलूँ, ये तो तुम बिल्कुल एग्री करोगे, एकदम इससे कनेक्ट हो जाओगे कि भाई मान ले ये लाइन है, इस लाइन को तुम मेजर करके बता कि लाइन कितनी बड़ी है बचपन में। तो मान ले तेरी स्केल है, वो स्केल टूट गई, स्केल टूट गई, बचपन में होता था ना स्केल टूट गई हमारी, ठीक, स्केल तेरी ऐसे टूट गई है कि तू ये समझ ले कि इस प्रकार से स्केल टूट गई है, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखें, ऐसे टूट गई है कि ये हो गया है 3, ये हो गया है 4, ये हो गया है 5, ये हो गया है 6, ये हो गया है 7, ये हो गया है 8, 9, 10, 11, सपोज ये है, ठीक। मैंने तुझे बोला भाई इसको ना मेजर करके बता, तू मेरे को इसको मेजर करके बता। तो अगर बचपन में तुम सब लोग बताओ, अभी भी तुम लोग करते होंगे, मान ले स्केल टूट गई कहीं से किनारे से, तो क्या नई स्केल खरीद के लाते थे क्या? तुम में से हो सकता है कुछ बच्चे लाते हो, कुछ बच्चे ना लाते हो, भैया हम तो नहीं ला पाते। अगर स्केल टूट गई, थोड़ी सी रह गई, उसी से लाइन खींच लिया करते थे, कौन जाए दुकान पे वापस फिर से। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता था कि मम्मी से बोला, मम्मी मम्मी स्केल टूट गई, पैसा दे दो, तो मम्मी ने पैसा दे दिया और पैसे से हमने अमरूद खा लिया, ठीक है। गाँव में अमरूद बहुत मिला करता था, ऐसे काट के बीच में जो है नमक मिर्ची मिला के दिया करता था, ठीक है। स्कूल के बाहर खड़ा रहता था साइकिल पे, अमरूद वाले भैया खड़े रहते थे। तो कभी मैंने तो ये काम बहुत किया है, बोले पेंसिल टूट गई, कटर खो गया, ठीक है, जो है रबड़ खराब हो गई, रुपए लिए और दुकान के और स्कूल के बाहर ही अमरूद वाले भैया खड़े रहते थे, और भैया बोले हाँ भैया भैया, वो ऐसे ऐसे काटता था और उसमें ऐसा मसाला वसाला लगा के 4 टुकड़े करता था, तो 4 दोस्त खा लिया करते थे उसको। तो अब अगर सपोज तेरी स्केल टूट गई, तो स्केल टूटने का ये इसका मतलब ये थोड़ी ना तू स्कूल तू उससे मेजरमेंट नहीं ले सकता है। मतलब काम तो कर ही लेते थे ना हम लोग। अब जैसे स्कूल टूट, ये तेरी स्केल टूटी हो गई, मैंने बोला ये बता कितनी बड़ी है, तो अब तो ध्यान से देख, ये 11 के सामने आ रहा है, देख 11 के सामने आ गया सपोज ये, तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि रीडिंग ऑफ लाइन जो है, रीडिंग ऑफ लेंथ ऑफ द रीडिंग ऑफ जो है, जो स्केल आई है या जो लेंथ ऑफ द ये लाइन आई है, वो 11 सेंटीमीटर आ गई, 11 सेंटीमीटर। तो इतने समझदार तो तुम भी होंगे अभी भी और बचपन में भी कि सर ये 11 के सामने आई है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि 11 ही रीडिंग है। ये तो तुम भी समझ रहे होंगे कि सर जो लेंथ ऑफ यहां पे लाइन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 11 के सामने है, लेकिन शुरू तो 3 से हुआ था ना, तो 11 माइनस 3 बराबर 8। सर ये 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई। तो आप मेरी वर्ड्स को समझो, ये वर्ड्स आपके काम आएंगे जब बाद में स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे अपन। क्या बोले सर? देखो सर, रीडिंग ऑफ द स्केल, सर ये जो स्केल है, इस स्केल ने बोला, ये खुद बोल रही है, ये फील ले इस बात को, इस स्केल ने बोला कि भैया तुम्हारी रीडिंग, सर इसकी रीडिंग 11 सेंटीमीटर है, रीडिंग ऑफ द स्केल इज 11 सेंटीमीटर। लेकिन तुम समझदार थे, तुम्हें पता चल गया पहले ही 11 नहीं है, ये बोल 11 रही है, लेकिन क्या है सर, क्योंकि शुरुआत 3 से हुई है इसलिए 3 घटाना पड़ेगा, तभी तो मैं बोल पाऊंगा कि सर ये वाली दूरी कितनी है। बोले ये वाली दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो तुमने 11 से 3 को घटा के 8 सेंटीमीटर आंसर निकाल दिया। मतलब पहली बात, क्या ये स्केल फॉल्टी है? क्या इस स्केल में गड़बड़ी है? हाँ भैया गड़बड़ी है, ये 8 को 11 बोल रही है, इसका मतलब इस स्केल में गड़बड़ी है, आपकी स्केल ही खराब है, आपकी स्केल में एरर है, इसी को बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर। लेकिन क्या इस सिस्टमेटिक एरर की वजह से आप अपना आंसर नहीं निकाल पाए क्या? बोले सर निकाल लिया हमने, सर सेटिंग कर ली यहां पर, और सेटिंग करके आंसर तो हमने निकाल लिया। मतलब सिस्टमेटिक एरर का मतलब है आपकी सिस्टम ही खराब है, आपकी एरर ही खराब है, इसके अंदर त्रुटि है,
परंतु सिस्टमेटिक एरर को क्या हमने ठीक कर लिया? क्या कुछ भी साम दाम दंड भेद लगा के काम चला लिया हम लोगों ने? हाँ सर। तो सिस्टमेटिक एरर का मतलब हो गया आपके सिस्टम में ही गड़बड़ी है, लेकिन उस गड़बड़ी को हम लोग साम दाम दंड भेद लगा के उसको उसको मैनेज कर लेते हैं, उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो दिस इज योर सिस्टमेटिक एरर। आगे बात समझ में? आई होप ये सारी कहानी आपको समझ में आई होगी। अब रही नोट्स की बात, तो भैया ये टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं अभी। सबसे पहले सिग्निफिकेंट, उसके बाद राउंड ऑफ, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बस इतना ही पढ़ना है। तो एरर का मैंने अभी थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। अब तक आई होप आपने सारी बातें सुन ली शांति से। इससे बस मैंने आपको आइडिया दिया कि भाई साहब क्या इस चैप्टर की डिमांड है। अब इसके बाद ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो मैंने बोली थी कि भैया ये चाहो तो लिख लीजिएगा इसको कॉपी में, ठीक है, कि द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। एरर दो प्रकार की होती है, रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर। बस इतना लिख के छोड़ दो, इसके ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बस लिखना है तो फिर इसके आगे ये लिख लेना, रैंडम एरर में लिख लेना आगे कि रैंडम एरर की वजह हमको नहीं पता होती है। जितने ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उतनी रैंडम एरर कम होती चली जाएगी। और सिस्टमेटिक एरर मतलब सिस्टम ही खराब है, मशीन ही खराब है, परंतु हम उसमें साम दाम दंड भेद लगा के हम उससे रीडिंग ले सकते हैं। क्लियर है? ये दोनों बातें लिख के अब इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं अपना अगला पार्ट, जो कि जिसका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट, FIGURE, जोड़ना, घटाना, राउंड ऑफ, इस तरह के सारी बात। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। अब थोड़ा मेरा गला भी थोड़ा पेन कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, वो वाली वीडियो में इसमें अटैच कर देता हूं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट जिसका नाम है सिग्निफिकेंट, FIGURE। अगला आर्टिकल जिसका नाम है सिग्निफिकेंट, अगला वर्ड मेरी जुबान से निकलता नहीं है, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट डिजिट। मजा आ गया होगा, बोले सर ये तो चीटिंग है, ये गलत बात है, आप तो वही बोलो सिग्निफिकेंट FIGURE बोलो। मैं कहा नहीं, मैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट बोलूंगा, ठीक है? एक मिनट हुआ। ठीक है सर जी, ओके। तो अगला आर्टिकल है हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट। क्लियर है? तो हमारे सामने जो डेट क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट आर देयर, कि सिग्निफिकेंट डिजिट को काउंट कैसे करें। सर ये होता क्या है? लार्ज इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट ऑब्टेन्ड इन द मेजरमेंट, लार्ज विल बी द एक्यूरेसी। बोले ठीक है सर जी। तो मैं सिग्निफिकेंट डिजिट के बहुत सारे रूल्स हैं, कम से कम 10 रूल्स हैं। अगर मैं तुझे वो 10 रूल लिखा दूं और 10 के 10 रूल तुम्हें याद कराने की कोशिश करूं, तो कॉमन सी बात है, तू 5वें रूल पे पहुंचेगा और ऊपर के 2 रूल भूल जाएगा। फिर मैं 7वें रूल पे लेके जाऊंगा तो ऊपर के 6 रूल भूल जाएगा। फिर मैं 10वें रूल पे पहुंचूंगा तो 3-4 और भूल जाएगा, मिक्स कर देगा, ठीक है? अंग्रेजी में रटने की कोशिश करेगा। तो बजाय इसके कि भाड़ में गए सारे रूल, मैं तुझे यहां पर एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, तू जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उस तरीके से समझ। सारे रूल्स तेरी निगाह तेरे जहन में ऐसे बस जाएंगे, तेरे को पता भी नहीं चलेगा, कि तू देखते के साथ ही आंसर दे देगा कि किस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। क्लियर है? तो एग्जाम्पल से समझ, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। पहला, सर एक नंबर है 5332, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे इसमें? 1 2 3 4। सर है 532, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। सर यह है 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। सर ये 4204, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब जीरो अगर बीच में आएगा तो अपन उसको काउंट करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर ये है इतना, ये दोनों जीरो बीच में आए, काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट। सर अब दशमलव के बारे में बात करते हैं। यहां का दशमलव बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट। सर यहां पर 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। क्लियर है? अगर बाद में आपने जीरो लगा दिया तो 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब बाद में अगर जीरो रखा हुआ है, दशमलव के बाद अगर जीरो है तो वो काउंट होता है, क्योंकि एक अच्छी बात है। तो कैसे अच्छी बात है? मैंने कहा अच्छी बात ऐसे है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई लेंथ है, ठीक है, लेंथ आपने मेजर करी, वो आया 2 सेंटीमीटर, एक बच्चे ने बोला, या 2 मीटर सपोज। एक बच्चे ने रीड करके बताया कि भाई साहब एक एक जो है एक रॉड है, उसकी लेंथ मैंने पूछा, उसने बोला 2 मीटर। वहीं एक दूसरा बच्चा आया, उसने बोला कि भाई साहब गुरुजी ये है 2.3 मीटर। तो कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? दूसरा वाला ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि वो उसको दशमलव के बाद की अगली वैल्यू भी बता दे रहा है।
फिर एक बच्चा हो रहा है, उसने बोला कि सर इसकी वैल्यू है 2.30 मीटर। इसका मतलब ये जिस बच्चे ने ये आंसर दिया, दिस वन इज मोर एक्यूरेट देन दिस। आप ये नहीं बोल सकते दोनों एक ही तो होंगे, एक नहीं है भाई। अब ये दोनों अलग अलग हैं, आप किसको ये समझना पड़ेगा, एरर के चैप्टर में ये दोनों क्या है मेरे भाई, अलग अलग है। ये दोनों अलग अलग है। ठीक, क्यों अलग अलग है? क्योंकि ये वाला बच्चा जो आंसर दे रहा है वो उसके पास ऐसा पैमाना है जो केवल दशमलव वन, मतलब दशमलव के बाद एक डिजिट तक ही वो आंसर दे पा रहा है। उसकी स्केल ऐसी है। मीटर के बाद, उसके बाद मीटर तो है, मीटर के बाद बस केवल 1 मीटर में 10 डंडे कर दिए। तू ऐसे समझ कि सपोज ये 1 मीटर है, ये 0, ये 1, तो इसके पास ऐसी स्केल है जिसमें क्या है, जिसमें इसके 10 टुकड़े कर रखे आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से। तो इसका मतलब वो बेचारा अपने हिसाब से आंसर दे रहा है। लेकिन ये बंदा कौन है? बोली ये बंदा ये दशमलव के 2 डिजिट तक आंसर दे रहा है भाई साहब, कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहा है कि 2.30 होगा। हमारी बात 2.30 होगा, ये आंसर दे रहा है। इसका मतलब इसकी इसकी हैसियत है कि दशमलव के बाद 2 अंकों तक आंसर दे रहा है। दैट मींस आप इस चीज को समझो सर, इसका मतलब ये हो गया है, आप इस चीज को समझो कि सर इसका मतलब सर यहां पर दशमलव के बाद 2 मतलब सेंटीमीटर के, मतलब 1 मीटर के इसने 100 टुकड़े कर रखे हैं यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 टुकड़े कर रखे, तब यहां पर एक आया होगा। ठीक, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है। और वहीं अगर एक बंदा बोल दे 2.300 मीटर, इसका मतलब ये तो अलग ही लेवल पे खेल रहा है। इसके पास तो भाई साहब इसके दशमलव के बाद 3 डिजिट तक ये बच्चा ये आंसर दे रहा है। इसका मतलब दिस इज मोर एक्यूरेट। तो इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट ज्यादा होगी, इसमें और कम होगी, इसमें और कम होगी। तो याद रखिएगा दशमलव के बाद अगर कोई 0 है तो अच्छी बात है। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। उसी प्रकार से जैसे मैं यहां पूछूं तो इसमें कितने होंगे, 5.3, 2 हो जाएंगे सब। 5.30 ये काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होगा। दशमलव के बाद तो अच्छी बात है ना भाई, दशमलव के बाद अच्छी बात है, आप और अच्छे से एक्यूरेट होकर आंसर दे रहे हो। तो ये इसमें कितना हो जाएगा सर, इसमें 3 हो जाएगा। 3 क्यों? 530 सर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे, 1 2 3 4। इसमें कितने हो जाएंगे भाई साहब, 4 हो जाएंगे। और इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 सर, ये बीच में आगे 0, मैंने कहा बिल्कुल काउंट होंगे सर। 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे सर। इसमें बताओ कितने? अब 67 है, अब पीछे तू कितने ही 0 लगा ले। तो ये जो 0 होते हैं पहले, ये इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहां पर 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट। नेक्स्ट रूल, बोले सर 0 शुरू में लगा दियो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहां पे 2 ही होगा। अगला बोले 2 0 फालतू लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। यहां पर हाँ 675 है तो मेरे काम के 3 हो गए, ये 3। मतलब 0 अगर स्टार्टिंग में होगा काउंट नहीं होगा। और अगर दशमलव के बाद ऐसे लिख रहे हो तो सर ये दोनों किसी काम के नहीं है सर। याद रखिएगा यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट भी हमारी कितनी हो जाएगी भाई साहब, 2 हो जाएगी। केवल ये दोनों होंगे, ये वाले। तो बोलो, आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी देखते जाओ बस सारे लोग। सर जी देखो, सर हम कब करेंगे, तुम्हारे लिए बहुत सारे क्वेश्चन लगा दिए मैंने पीपीटी में, उसकी टेंशन मत लेना। सर इसमें बताओ, ये 3 बिल्कुल काउंट नहीं होंगे, स्टार्टिंग के 0 काउंट ही नहीं होते हैं, रूल होता है ये 3, 1 2 3। इसमें सर 1 2 3 ये काउंट होगा, 4, क्योंकि ये तो अच्छी बात है ना, आगे जितने 0 बढ़ाएगा वो तो और अच्छी बात है। ठीक है सर। 57 में केवल 2, 5 और 7। इसमें 57 के बाद डबल 0 है, याद रखना 2 ही होगा, ये 2 0 काउंट नहीं होते हैं। पहली बात तो रूल्स हैं ये, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, हल्की सी फील ले ले तो उससे भी काम हो जाएगा। बोले सब 57 का आगे डबल 0 कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 0 लगा 3 0 लगा, ये 0 काउंट नहीं होते हैं। जैसे 65,000 है तो इसमें भी 3 होगा सर। 1370 है तो ये 0 काउंट नहीं होगा, इसको 3 बोलेंगे सर। 565 है और 3 0, ये 3 0 काउंट नहीं होंगे, इसमें भी 3 होगा। नेक्स्ट अगला पार्ट, बोले सर अगर यहां पर बात करें 6500 है, ध्यान से देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यही हमसे गलती करवाती है। सब 6500 है तो ये 2 0 काउंट नहीं होंगे, 65 का 65 काउंट होगा 2। 6.5 है तो सर ये भी कितना होगा सर, इसमें भी 2 होगा। सब 0.65 है तो इसमें भी 2 होगा। और अगर मैं ऐसा लिख दूं 6.50 है तो ये 0 काउंट हो जाएगा, क्योंकि दशमलव की बात है, ये अच्छी बात है, तो इसमें 3 आ जाएंगे। ठीक, ठीक है सर। सर अगर ऐसा लिखा है 65 इंटू 10 टू की पावर 2, तो याद रखिएगा कि ये रूल होता है कि पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर को आप दिमाग से निकाल दो, आप सीधी बात बोलोगे। बोले सर यहां पर कितना होगा, बोले सर 65 को ही लिखना है, मतलब 2 होगा। नेक्स्ट, बोले सर इसमें मैंने कहा पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, 6.5 में सर 2 ही हो जाएगा। चाहे पावर इसमें 10 रख दे 50 रख दे, कुछ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। ये कितना होगा, 573 होगा। और 573 में कितने होते हैं सर, सब 573 में होते हैं 3। उसी प्रकार से यहां पर भी कितने हो जाएंगे, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
आप कहोगे सर ऐसा क्यों सर? मैंने कहा देख, अगर मैं इसको लिखूंगा ना, इसको सही में ये कौन सा नंबर है? ये है 65 के आगे डबल जीरो, 6500 है ये कायदे में। तो 6500 है तो इसका मतलब इसमें 2 ही तो हो गया ना, ये वाला रूल लग गया ना इसमें, ये वाला 5700। तो पावर में तो अपने हिसाब से लिख सकता है ना, कोई बच्चा लिख सकता है इसको 0.65 इंटू 10 टू पावर 4 लिख सकता है। तो अगर तू ऐसे लिख देगा 0.65 इंटू 10 टू की पावर 4, तो भाई साहब तो सर इसमें भी कितना है सर? पावर से कोई मतलब नहीं है, बस ये बात का ध्यान रखना, पावर से कोई मतलब नहीं है सर। ये कितना आ जाएगा? इसमें भी 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब आप एक काम करो, कॉपी में सबसे पहले ये सारे लिख लो इसको, पहले नंबर लिख। अब मैं मानता हूं कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा ये लिखना, तो कुछ सेलेक्टेड चीजें लिख लो, कुछ लिख कुछ मत लिख। अब एग्जैक्ट ये मत लिखना, जैसे 532 लिख दिया मैं तो जरूरी तो 532, तेरा मन करे जल्दी 662 662 लिख दे, ठीक है? तो ये जल्दी से ये लिखो और जल्दी से ये लिखो, सारी की सारी चीजें लिखो, फिर मैं इसके रूल्स बताता हूं आपको। लिख लिया? कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहे आपका कंफ्यूजन को और क्लियर करने के लिए। मान लो 6500 है तो इसमें 2 होंगे क्योंकि ये 2 जीरो काउंट नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने एक दशमलव लगा दिया तो ये पूरा नंबर हो चुका है। इसका मतलब अब ये जीरो काउंट हो जाएंगे, इसमें 4 होंगे, और दशमलव के बाद आपने एक जीरो और बढ़ा दिया तो ये जीरो बहुत अच्छी बात है, तो ये भी काउंट हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। आपने इधर 2 जीरो चिपका रखे हैं तो ये दोनों जीरो बेकार हैं, तो इसमें आ जाएंगी सर। अगर आपने 6500.0 लिखा है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 आ जाएगी। और यहां पर सर ये 2 जीरो बेकार हैं, सब 65,000 ही है और बाद के 3 जीरो भी काउंट नहीं होते हैं, तो अगर ऐसा लिख देते हो तो इसमें 2 आ जाएगा। हाँ, अगर मैं यहां पर जीरो लिख देता, एक दशमलव यहां लगा देता, तो 1 2 3 4 फिर 5 हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं यहां पूछूंगा तो भैया 3 2 5, और इसमें सर ये 2 जीरो बेकार है तो 2। ठीक है, आई होप बिना कोई रूल रट्टा मारे आप अब सिग्निफिकेंट डिजिट लिखना सीख गए हो। क्लियर है? फिर भी किसी को रूल चाहिए तो मैंने भाई साहब ये रूल्स यहाँ पे लिख दिए हैं भाई साहब। इसको किसी को जरूरत है अब आप तो इस रूल्स को लिख लीजिएगा, सब चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, अच्छे तरीके जमा के लिख देखिए। इसमें कुछ रूल्स इंपॉर्टेंट भी होते हैं, जैसे कि अगर आप कभी यूनिट को चेंज करते हो तो सिग्निफिकेंट डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि 5.03 मीटर लिखोगे तो भी इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, और 503 सेंटीमीटर लिखोगे तो भी इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। यूनिट चेंज करने सिग्निफिकेंट डिजिट में फर्क नहीं पड़ता है। ये रूल्स है, इस रूल्स को आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो ये सारे नोट्स को आप लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, कॉपी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट इन द कॉपी। ये जेईई मेंस में पूछा गया था, जब पहले कभी एक ही पेपर हुआ करता था पूरे साल में, उन्होंने पूछा था कि भाई साहब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट बता दो कितनी है। तो भैया इसमें कितनी हो जाएगी? 5। इसमें कितनी हो जाएंगी? सर ये तो काउंट ही नहीं होंगे तीनों जीरो, केवल 3 काउंट होगा तो 1, और इसमें पावर को भूल जाओ तो 2.1 का मतलब 2। तो ए ऑप्शन इसका सही आ गया था। इसको कॉपी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो रूल्स हैं वो सारे रूल्स एक काम करो, ये सारे रूल्स जो है अब जिसको जरूरत है, जिसको लग रहा है वो लिख ले, जिसको जरूरत नहीं है वो छोड़ दे। ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद फिर मैंने पीपीटी अटैच कर दी है। ठीक है, ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको और क्वेश्चन लगा दिए, ये इनके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा किस प्रकार से। जैसे इसमें 7 × 10 टू पावर 5 है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होगी? बोले 1 हो जाएगी, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने काफी सारे यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर अटैच कर दिए। क्लियर है? अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, जिसका नाम है राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ मतलब किस प्रकार से राउंड ऑफ किया जाता है। आई होप ये आपको ऑलरेडी आता होगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को राउंड ऑफ में उनको लगता है कि उनको आता है, लेकिन उनको आता नहीं है। तो चलो अब राउंड ऑफ कवर करते हैं अपन इसके बाद। चलो अब एक काम करते हैं, राउंड ऑफ के रूल्स देखते हैं। ये रूल्स वगैरह लिखे हैं, ठीक है, आप इसको पढ़ोगे घर पे आराम से सुकून से पढ़ लेना। ठीक है, मैं इससे सिंपलेस्ट वे में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, किस प्रकार जो एक और रूल्स आगे, सॉरी, ठीक है, कुछ किस प्रकार से हमको जो है यहाँ पे राउंड ऑफ करना है। बढ़िया सा रूल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनेगा 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर समझ जाएगा। ध्यान से देखो। बोले सर सपोज मैं क्वेश्चन दे दूं, फाइंड आउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, राउंड ऑफ नंबर इनटू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। हमको 3 डिजिट में इसको राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि हमको आंसर कितने तक लिखना है। सपोज यहां पर मुझे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर देना है। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे आंसर केवल इतने तक ही देना है। वैसे तो 1.8762 नंबर है, इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है, लेकिन हमको 3 में ही आंसर देना है। ठीक है सर, तो पहले तो मार्क कर लो कि कहां तक आंसर देना है। मैंने कहा ठीक है। 3 के बाद ये बाकी की संख्या कौन सी बची? 62। अगर ये संख्या 50 से ज्यादा है, या मान ले 500 से ज्यादा है, या मान ले 5000 से ज्यादा है, या 5 से ज्यादा है, तो हमारी बात 50% से ज्यादा है, तो फिर हम क्या काम करेंगे?
पिछले वाले नंबर को 1 बढ़ा देंगे, जैसे कि 62 50 से ज्यादा है तो इसका आंसर हो जाएगा 1.88। सर 3 में आंसर देना है 1.87 तक आंसर, मतलब इतने तक ही आंसर देना है। अगली नंबर जो है वो 50 से ज्यादा है तो इसको 8 बढ़ा दो 1.8। सर अगले अगर बात करें 1.8758 तो सर हमें इतने तक आंसर देना है, ये 50 से ज्यादा है तो 1.8। सर इतने तक आंसर देना है, ये 52 भी 50 से ज्यादा होता है तो 1.88। सर ये 51 है, 51 भी 50 से ज्यादा होता है तो इसलिए 1.88। क्लियर है? सर अगर एग्जैक्ट 50 होता तो मैंने कहा वो थोड़ी देर के बाद देखेंगे। अब तू चेक करके दे, अगर मैं ऐसा लिख दूं 1.732 50 से कम है तो ये आ जाएगा 1.87। फिर आप इस नंबर को ऐसे ही रहने दोगे, 7 को 7 ही रहने दोगे, अगर अगली संख्या 50 से ज्यादा है तो 7 का 8 बना दोगे। सर यहाँ 1.749 है भाई, ये 50 से कम हो गया, थोड़ा सा भी कम है तो कम ही है फिर वो, इसका मतलब ये रहेगा 1.87। 50 से ज्यादा तो भैया बढ़ा दे, 50 से कम तो भैया वो ही रहने दे। ठीक, नेक्स्ट। सर अगर एग्जैक्ट 50 होता है 1.8750 तो इस केस में याद रखिएगा कि पहले तो आप देखो कहां तक आंसर देना। मैंने कहा भैया यहां तक आंसर देना है 3 तक, बोले ठीक है सर। ये एग्जैक्ट 50 आ गया है, तो अगर ये संख्या ऑड है तो फिर हम इसको इवन बना देते हैं, आंसर विल बी 1.88। ये रूल है, रूल है, ये मत कहना सर ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई ऐसा क्या क्यों नहीं है, रूल मतलब रूल फॉलो करना है, इट इज। ठीक है सर जी। अगर सपोज 1.8850 दे दूं तो इसमें क्या है सर 1.88, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर देना। ये कौन है, बोले भाई 50 है भाई साहब। तो इसका मतलब आप यहां पर बोल सकते हो कि सर ये एग्जैक्ट 50 है। अब मुझे क्या करना है, बोले सर एग्जैक्ट 50 यहां भी था तो पहला नंबर ऑड था तो इसको इवन बना दो, और अगर ये ऑलरेडी इवन है तो इसको इवन ही रहने दो, ये रूल है। अगर ऑलरेडी इवन है तो इवन रहने दो। नेक्स्ट। अब सपोज, अब तुम कहोगे कि सर जरूरी थोड़ा ना कि बाद में दो ही संख्या मिले। सपोज मैं ऐसा नंबर दे दूं 1.876, अब मुझे इसको करना है, किसमें करना भाई, इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में करना है। तो मैं यहां से बोलूं कि सर मुझे आंसर कहां तक देना है, आंसर देना है मुझे इतने टर्म में आंसर देना है, तो इसके बाद की संख्या पकड़ो। इसके बाद की संख्या कितनी है, 6। पहले कितनी थी, 62, अब तूने केवल 6 दे दी, तो 6 है तो तू इसको 5 से कंपेयर कर, जो डिजिट बच गई ना उसको उसके 50% से देख। ये 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो इसका मतलब 7 को 8 बना देगा, 1.88 कर देगा। अगर वो ऐसा लिख रहा है कि भाई साहब 1.87, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे 6 की जगह वो 8 कर देगा, तो फिर से तो 3 डिजिट पकड़ेगा। मुझे 3 में आंसर देना है, 8 जो है वो 5 से ज्यादा होता है तो 1.88 कर देंगे। ऐसे करना होता है। और अगर तेरे सामने केवल ऐसा दिया होता 1.875 दिया होता तो तू ऐसे पकड़ता, सर 1.87 इतने तक आंसर देना है, 5 जो है 5 क्या हो गया सर, तो टाई हो गया है पर, तो 5, अगर 5 के आगे एक भी संख्या में लिख देता 51 52 तो 50 से ज्यादा होती तो आंसर लिख देता। लेकिन अगर एग्जैक्ट 5 ले आके छोड़ दिया या 50 करके छोड़ दिया तो फिर मैं यहां पर इवन ऑड वाला रूल लगा दूंगा सर आंसर में। सर क्योंकि 5 क्या है सर, यहां पे 5 एकदम टाई अप हो गया है तो आंसर बिल्कुल 1.88, 7 का आप 8 बना के इसको ऑड को इवन बना दोगे। ठीक है सर। और मान ले बहुत सारी संख्या लिखी हुई है कि 1.87621, मुझे आंसर तो 1.87 तक ही देना है, और ये क्या है 621 है, 3 डिजिट है। तो ये संख्या अगर 500 से ज्यादा है, मतलब समझ रहा है, जब एक डिजिट फंस रही है यहां पर तो हमें 5 के हिसाब से आंसर देना है, जब 2 डिजिट बच रही है तो मुझे 50 के हिसाब से आंसर देना है, 3 डिजिट आ गई तो 500 से, 4 डिजिट आ गई तो 5000 से। तो यहां पर अगली तो 3 डिजिट है, ये 621 ही 500 से ज्यादा है तो 1.88। सपोज मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं तो इसमें आप बोलोगे सर इतने तक आंसर देना है, सर ये तो 5000 से तो ज्यादा हो गया ना, 5001 आ गया है, 50% से ज्यादा हो गया तो 1.88 इज आंसर। ऐसे हम लोग लिखते हैं। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो भैया यही रूल्स हैं, यही रूल्स जो है यहां पर, यही रूल्स यहां पर सब कुछ लिखे हैं, किसी का मन करे पढ़ लीजिएगा, लेकिन आई थिंक इतने से ही आप समझ गए होंगे। समझ गए तो अब मुझे एक काम करो, आप मुझे ये 4 सवाल करके दिखाओ, अभी रफ कॉपी पे करो, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में इनको करना है, करो। चलो सर इसमें 3 में करना है तो पहले मार्क कर लो, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3, बात की संख्या 72, 50 से ज्यादा है 2.36, बढ़ा दो इसको, ये 50 से ज्यादा है 2.38, ये क्या है 50 से कम रहेगी 5.73, ये क्या है सर, ये 245 है सर,
ये क्या है, 245 तो ज्यादा होगी ना, सॉरी कम होगी ना 500 से, 8.0। क्लियर है? चलो भैया अब एक काम करो, ये चीजें जो मैंने यहां पर बोली हैं भैया ये चीजें आप नोट कर लो, और इसके बाद मुझे आप ये सवाल करके दिखाओ, ये 6 सवाल करके दिखाओ, मजा आ जाएगा इन 6 सवाल को करने में। योर टाइम स्टार्ट नाउ, करो। चलो सर आ जाओ। सर इसमें अगर बात करें हम लोग, मेक द फॉलोइंग इनटू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। सर ये 3 तक मुझे करना है, ये 3 तक, ये 87 है, 50 से ज्यादा है तो 1.5 से। सर इसमें अगर बात करें तो मुझे 3 तक लिखना है। सर ये तीनों तो ये शुरू में तो इनसिग्निफिकेंट हो गए, ठीक, इनको तो आप हटाओ, मुझे 3 तक आंसर देना है तो मुझे केवल यहीं तक आंसर देना है, यहीं तक, ठीक। मुझे 374 के फॉर्म में आंसर देना है, 375 फॉर्म में आंसर देना है। सब बाद में कौन है, बाद में 21 है, 21 50 से कम है, सो आंसर विल बी 0.00 सर 374 को मैं 4 ही रहने दूंगा, क्योंकि अगली जो संख्या 21 है वो 50 से कम है। अगर ये 51 होती तो मैं इसको 5 बना देता, अगर ये 50 होती तो मैं इवन को इवन ही रहने देता। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट सर इसमें पावर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर देना है, आपको इतना आंसर देना है, तो इसका मतलब ये 83 50 से ज्यादा है, तो 1.67 इंटू 10 टू की पावर 6। अगर मैं इसमें पूछूं 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आपको आंसर देना है तो 1367 है, तो सर इतने में ही मुझे आंसर देना है, तो इसका मतलब ये 7 है तो इसको आप 7 बना दोगे, आंसर विल बी 137। ऐसा बच्चे करते हैं जो कि गलत है, ये गलत है। बोले इसमें गलती होगी भाई साहब, खतरनाक वाली। बोले क्या गलती होगी? मैंने कहा भाई तूने संख्या की बैंड बजा दी यहां पर। भाई 1317 थी संख्या, एक संख्या थी 1367, तूने उसको 137 बना दी। भाई ये क्यों कर रहा है भाई तूने तो निपटा ही दिया सवाल को, और सवाल को निपटा दिया मतलब। मैंने कहा भाई 1367 को तूने 137 बना के खत्म कर दिया। 10 गुना कम कर दिया तूने, ये 10 गुना कम कर दिया तूने, इसको संख्या ही बदल दी, तो आंसर क्या होगा? दिमाग लगाओ, 1 0 लगाओ, तो आंसर विल बी 1370, 1370। अब बताओ 1370 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? आप बोलोगे सब 137 है, 137 आप कर लोगे इसके बाद, ठीक है, काम भी हो गया। ठीक, ये हुआ है। अगला केस जैसे इसमें मैं आपसे 3 में पूछूं, ठीक है सर, तो 3 मतलब सब 130 128 में आंसर देना है। बाद की संख्या क्या है? बोले बाद की संख्या 500 से ज्यादा है तो 129, लेकिन 3 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे आपको, संख्या नहीं बदलनी है। ठीक, इसमें मैं आपसे पूछूं सर 3 तक आंसर देना है हमको, ठीक है सर जी। बाद की संख्या क्या है? 7500, ये तो 5000 से ज्यादा है तो 587। अब यहां मत छोड़ देना, छोड़ दिया तो गड़बड़ हो गया, ठीक, क्योंकि आपने संख्या ही को हजारों गुना कम कर दिया। अब उतने जीरो भी तो बढ़ा दो, 1 2 3 4। क्लियर है? ओके, अब नोट कर लो सारी संख्याएं जल्दी से, जितनी मैंने कराई वो सब नोट कर लो जल्दी जल्दी। चलो भैया अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, जिसमें हम देखने वाले हैं कैसे दो संख्याओं को जोड़ा जाए, कैसे उनको मल्टीप्लाई किया जाए। कुछ कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो सर, जोड़ना बचपन में आता तो था, मगर नहीं नहीं, यहां जोड़ने के और घटाने के कुछ अलग रूल हैं, मल्टीप्लीकेशन के और डिवीजन के कुछ अलग रूल्स हैं, तो पहले समझिएगा उसके बाद देखिएगा। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि रूल्स फॉर द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, जो रूल जोड़ने के होते हैं वही रूल आपके घटाने के होते हैं, ये चीज क्लियर कर लो। बोले क्या रूल है? सपोज मैं आपसे पूछूं कि 3.478 में 4.2 जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद आप क्या बोलोगे? बोले सर ये 8 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। सर ये नंबर हमें देगा कैलकुलेटर, कैलसी, ये कैलकुलेटर ने हमें नंबर दिया है, लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट के रूल्स लगाने के बाद इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर कुछ और होगा। बोले क्या आंसर होगा? उसके लिए हमको रूल समझना पड़ेगा। तो जोड़ने और घटाने का नियम ये है। बोले क्या है? मैंने कहा जिन संख्याओं को आप जोड़ रहे हो उसमें आप देखो दशमलव के बाद किसमें कितनी डिजिट है। इसमें अगर अपन बात करेंगे तो दशमलव के बाद 3 डिजिट है। मैंने कहा ठीक है। इसमें अगर आप बात देखोगे तो दशमलव पॉइंट्स डेसिमल के बाद, दशमलव मतलब डेसिमल, ठीक है, दशमलव के बाद 1 डिजिट है। मैंने कहा ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा
क्या आएगा? आपका जो आंसर आएगा इन दोनों संख्याओं में 3 और 1 में जो मिनिमम होगा आपको उसके फॉर्म में आंसर देना है. दैट मीन्स आंसर हमारे पास वो होगा, आंसर विल हैव 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल. ये रूल है. समझ हमारी बात? जिन संख्याओं को आप जोड़ रहे हो, जो घटा रहे हो, जोड़ रहे हो, चाहे 2 संख्याओं हो या 2 से ज्यादा हो, सब में ये पता कर लो दशमलव के बाद किसमें कितने अंक है, और जिसमें जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ अंक है उतने अंक में आपको आंसर देना है. जैसे कि आपसे यहां से पूछा जाए तो सर इसका आंसर क्या होगा? मैंने कहा आंसर तो हमको 7 दशमलव इसके बाद एक ही अंक लिखना है, जो राउंड ऑफ करके लिखेंगे. इसका मतलब 7.68 को मेरे को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो मुझे आंसर केवल यहीं तक देना है. सो आवर आंसर विल बी, हम यहां से लिख सकते हैं सर आंसर क्या हो जाएगा? उठ गया? कोई बात नहीं, रुक जा, एक बार फिर से कर लेते हैं कि सर इन दैट केस हमारा जो आंसर होगा, सर ये कितना था? 7.678 था. सो आवर आंसर विल बी 7.6 की जगह हमें यहां पर 1 के फॉर्म में आंसर देना है 7.7. एक एग्जाम्पल है ना, थोड़ा कम समझ में आया होगा, एक एग्जाम्पल और देख ले, मत समझ में आ जाएगा. सपोज मैं आपसे बोलूं 7.3428, 2.347, 2.03, इनको ऐड करो सपोज. तो पहले तो ऐड कर ले 8 8 7 3 9 4 4 8 3 11 का एक हासिल लगा, 1 3 3 6 और 1 7, 4 2 2 4 4 11. ये आंसर कौन देगा? बोले ये देगा कैलकुलेटर ये आंसर देगा. परंतु एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? बोले एग्जैक्ट आंसर ये होगा, आप ये देखो दशमलव के बाद किसमें कितने डिजिट है, इसमें कितने डिजिट है? 4 डिजिट आफ्टर डेसिमल. मतलब यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट का रोल नहीं है, ये मत समझना सिग्निफिकेंट डिजिट ना. हमें देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, यहां कितने अंक है? 3 अंक. तुम में कुछ बच्चे सोच रहे हो मतलब क्या फर्जी रूल बना रखे हैं जबरदस्ती के. मगर हाँ भाई पढ़ना तो यही है. और इसमें कितने हैं? 2 अंक है. तो कम कितने हैं? कम कितने हैं? 4 कम है, 3 कम है, 2 2 कम है, वो तो 2 के फॉर्म में आंसर. तो हमारा आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए. इस फॉर्म में आप आंसर दोगे कि 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल हो. इसका मतलब हमें केवल यहीं तक आंसर देना है. तो 11.7 सर, ये 98 जो है हमारा 50 से ज्यादा है, तो 11.72 विल बी द आंसर. आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो कोई सा भी सवाल आपसे पूछा जाए, अब आपसे मुझे सवाल कैसे पूछा जा सकता है? मैंने कहा ऐसे पूछा जा सकता है कि मान ले ये रेशियंस R1 है, ये रेशियंस R2 है, ये रेशियंस R3 है. ठीक है, और वो आपसे कह देगा कि R1 R2 R3 तीनों सीरीज में है. देन फाइंड द R इक्विवेलेंट. R इक्विवेलेंट पूछ लेगा आपसे. ठीक है, देख सवाल ऐसे पूछ लेगा कि 3 रेजिस्टेंस R1 7.3428 ओम, 2.347 ओम, 2.03 ओम, ये 3 रेजिस्टेंस है, दे ऑल आर इन सीरीज. देन फाइंड द R इक्विवेलेंट. अब मैक्सिमम जनता यही आंसर देगी, ऑब्वियसली आंसर देगी. जिसने सिग्निफिकेंट डिजिट के रूल नहीं पढ़े वो यही आंसर देगा, और ये गलत है. आईटी ने भी सवाल पूछा था इस पर. ठीक, तो ये गलत. तो आंसर क्या दोगे आप? बोले सर इस तरीके से आप आंसर दोगे. खैर, ये तो हो गया हमारे जोड़ने घटाने वाला नियम. अब चलते हैं मल्टीप्लीकेशन वाला नियम. सपोज मैं आपसे बोलूं जो नियम मल्टीप्लीकेशन के लिए है वही नियम आपका डिवीजन के लिए है. मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई इन दोनों संख्याओं को गुणा करके दिखाओ. तो कैलकुलेटर से अगर मैं गुणा करूं तो आप सब लोग देखिएगा 6.321 गुणे में 5.87 ये निकल के आ रहा है. आप चेक करके देख लीजिएगा 37.10427. क्लियर है? ये जा रहा है. ठीक है सर. तो अब इसमें आंसर किस फॉर्म में देते हैं ध्यान से देखिएगा. सर जिन संख्याओं को गुणा कर रहे हैं आप देखो उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है. इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट. इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट. 4 बड़ा या 3 बड़ा? बोले 4 बड़ा. छोटा कौन? बोले 3. तो हम जब आंसर देते हैं तो कम सिग्निफिकेंट डिजिट के फॉर्म में आंसर देते हैं. मतलब बोले सर ये फाइनल आंसर विल बी, सर फाइनल आंसर विल हैव 3 सिग्निफिकेंट डिजिट.
ठीक, तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा सर 37.10427, ये आप कह भले ही रहे हो, लेकिन जो आपका फाइनल आंसर होगा, हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, जो हम पढ़ चुके हैं। तो जब इसको राउंड ऑफ करोगे तो 37.1 विल बी द राउंड ऑफ वैल्यू। तो ऐसे हम लोग करते हैं। जोड़ने घटाने में दशमलव के बाद की डिजिट के हिसाब से डिसीजन लेना है, और गुणा करने में, डिवीजन करने में हमें देखना है किसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, वो निकाल लो, और जो मिनिमम सिग्निफिकेंट है, मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट है, उसके फॉर्म में आपको आंसर देना है। जैसे कि मैं आपसे और सवालों की प्रैक्टिस करा देता हूं, जैसे कि और क्वेश्चन देखोगे तो आपको और मस्त फील आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, जल्दी जल्दी देख लो एक बार। सर 2.73 को 5.2 से मल्टीप्लाई करो, गुणा करोगे 14.196 से कैलसी आंसर देगा। ठीक है सर जी, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा सर? 2.73 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3। 5.2 में कितने? 2। तो हमारा आंसर क्या होगा सर? 2 के फॉर्म में आंसर दिया है, तो इसको मुझे 2 के फॉर्म में राउंड ऑफ करना है, जो कि 14 इज द आंसर। ठीक, उसी प्रकार से बोले मान लो 3.734 और 4.32 को मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा ठीक है भैया मल्टीप्लाई करो, तो क्या बोलोगे? सब मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया हमारा कैलसी से। चेक करके देख लीजिएगा, कैलकुलेटर से ये आंसर आएगा, लेकिन हमारा आंसर ये नहीं होगा। हमें देखना पड़ेगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, बोले 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, बोले 3। तो 1 4 1 3, तो कम वाला कितना? 3 का, तो मुझे 3 के फॉर्म में आंसर देना, तो 16.1 विल बी द आंसर। तो सवाल कैसे पूछा जाएगा? सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि आपसे कह देगा L बराबर है 3.734 और B बराबर लंबाई इतना, चौड़ाई इतना। एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया बताओ कितना होगा। सवाल ऐसे पूछ लेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। आप कहोगे इतना सिंपल सवाल, ऐसे पूछता है भाई साहब। ठीक है, ठीक है सर जी। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए और करने के लिए, जैसे कि एक सवाल और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, चाहो तो कॉपी में लिख लेना कि R1 दे दिया, R2 दे दिया, फाइंड द R इक्विवेलेंट इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आप बोलोगे सर जी देखो R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2। मन का ठीक है, दोनों को जोड़ दो। तो सर दोनों का अगर जोड़ेंगे तो 2 तो 2 आया, 7 और 1 8 आया सर, 4 2 6 आया, और ये 5 3 8 आया। सर ये आंसर तो कैलसी देगा, कैलसी कैलकुलेटर देगा, लेकिन जो हमारा आंसर होगा, हम जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमको देख रहे हैं दशमलव के बाद किसमें कितने अंक है। इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो 2 अंक के फॉर्म में आंसर देना है। आंसर विल बी 8.68। अब देख रहा है कैसे आंसर दिया हो सकता है, 8.682। कैलसी ने ये आंसर दिया, ये तो गलत होगा भाई साहब। 8.68, यस दिस आंसर इज करेक्ट। कुछ बच्चे कहेंगे ये भी तो सही है, अरे भाई तूने इसको राउंड ऑफ करके 2 दशमलव के बाद 1 अंक में लिख दिया, जबकि दशमलव के बाद 2 अंकों में लिखना, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। वैसे तो चारों ही सही है, ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स भी चारों सही हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट, तो हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट के रूल्स के हिसाब से चारों गलत है। इसमें सॉरी, एक ये सही है, बाकी चारों गलत है, बाकी तीनों गलत है। और देख, जैसे एक सवाल और मैं आपसे पूछूं, भैया इसमें बताओ क्या होगा। मैंने कहा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, तो ध्यान से देख। 2 4 3 7, 7 3 10 3, 13 का 3 हंसी लगा 1, 8 4 12 1, 13 का 3 हंसी लगा 1, ये हो जाएगा 6। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमें देना है सर, इसमें 4 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट के फॉर्म में आंसर देना है। 6.34 इज द आंसर। उसी प्रकार से घटाने के लिए भी यही हो जाएगा। सपोज में ऐसे कहते हैं कि सर फाइनल टेम्परेचर हमारे पास इतना है। देख सवाल देख कैसे पूछा जाएगा कि सर सपोज किसी बॉडी का जो टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर तो है 5.9987 डिग्री सेल्सियस, और इनिशियल टेम्परेचर है हमारे पास 2.07 डिग्री सेल्सियस। देन फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी बता दो कितना होगा। आप सीधा बोलोगे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और जब आप इसको घटाओगे तो आपका जो कैलकुलेटर आंसर देगा वो देगा 7 8 2 9 3.9। चेक कर लेते हैं एक बार, ये आंसर देगा, ये कैलसी आंसर देगा। परंतु हमारा आंसर क्या होगा मेरे भाई? आंसर हमें देना दशमलव, सर जोड़ो या घटाओ, इसमें 4 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के फॉर्म में आंसर देना। तो 3.92 को राउंड ऑफ करोगे तो यह आ जाएगा 3.93 विल बी योर आंसर, क्योंकि अगला टर्म 87 है। क्लियर है? ठीक है भैया, ये सारी चीजें यहां पे लिख दी हैं भैया, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने कुछ और क्वेश्चंस अटैच कर दिए हैं, जैसे कि मैं आपसे यहां पर मोर एग्जांपल जो प्रैक्टिस करना चाहे, जैसे इतने 2.45 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर जोड़ना है, जोड़ोगे 3.65 सेंटीमीटर आएगा। ये हमारा कैलसी का आंसर है, कैलकुलेटर वाला आंसर है। लेकिन दशमलव के 2 डिजिट, इसमें 1 डिजिट, तो हमें 1 डिजिट के फॉर्म में आंसर देना, तो 3. फिर हाँ, अब देख 3.65 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि 5 जो है हमारा टाई अप हो गया, इसलिए 3.6 आंसर हो जाएगा। अगर ये 3.7 आता तो इवन
इवन बना देते ऑड को, फिर वाला रूल लग जाता। जैसे यहां पर मैं आपसे पूछूं कि 2.35 में 1.2 जोड़ो, तो जैसे ही जोड़ोगे आंसर आएगा 3.55। अब 3.55 आया, इसमें दशमलव के बाद एक डेसिमल है, इसमें 2 डेसिमल है, तो आंसर तो एक में ही आंसर देना है। लेकिन अब मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, 3.55 को राउंड ऑफ करना है, दशमलव के बाद एक ही डिजिट रखनी है, तो 5 में टाई अप हो गया। ये 5 क्या है सर? ये 5 है इवन, सॉरी ऑड, तो ऑड को मैंने क्या बना दिया मेरे भाई? उस हिसाब से आप सारे क्वेश्चंस की यहां पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर है? ठीक है सर जी। उसके बाद जैसे ये है मल्टीप्लिकेशन में, सपोज हम ये वाला रूल लें, हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि सपोज मल्टीप्लिकेशन में आपको ये वैल्यू दे दी, बोले सर जी हमें बता दो इनका रेशियो कितना होगा, तो आप सीधा बोलोगे, सपोज हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, 278 डिवाइडेड बाई 11.70 इक्वल टू, सर इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर कितना आंसर दे रहा है? कैलसी आंसर दे रहा है हमारा 23.760684। लेकिन हमें आंसर किस फॉर्म में देना है? हमें देखना है किसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसमें है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, हमें आंसर देना है 3 के फॉर्म में, तो इसको राउंड ऑफ करो 3 के फॉर्म में, यहीं तक, तो इसका मतलब 23.8। खत्म सवाल। क्लियर है? 45 मिनट समाप्त हुए, आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। एग्जैक्ट 45 में मैंने कंप्लीट कर दिया है। क्लियर है? चलो, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं यहाँ पे थोड़े से और मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को अटैच कर दिया हूँ, प्लीज आप इनको देख लीजिएगा, आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चल मैं दिखाई देता हूँ यार, कोई ऐसी कोई जिद थोड़ी ना है कि 45 है तो 45 में ही खत्म करना है। ठीक है, अगर लग रहे 4-5 मिनट तो लगा लेना, क्या फर्क पड़ रहा है। सपोज मैं आपसे बोलूँ सर 56.78 सेंटीमीटर को 2.57 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कैलसी का आंसर तो ये आएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम रूल्स क्या देखते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट का। इसमें कितने रूल है? 4, सॉरी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4, इसमें कितने? 3, तो हमारा आंसर किसमें जाना चाहिए? 3 में, तो इसको बस 139 तक ही आंसर देना है, तो 139 विल बी द आंसर। क्लियर है? कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जैसे 3.68 को डिवाइड करो इतने से, तो आंसर आ गया इतना। अब देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3, इसमें कितने हैं? 4, तो हमें 3 के टर्म में आंसर देना, तो 46.4 विल बी द आंसर। क्लियर है? सबसे मजेदार तो ये वाला है, इसको मैं स्टार्ट डाल रहा हूं। सपोज ये आपका एवोगैड्रो नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.661 इंटू 10⁻34 से, तो कैलकुलेटर तो आंसर देगा। सपोज ये कैलकुलेटर आंसर दे दिया, परंतु हम कैसे आंसर लिखेंगे? बोले सर इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। मैंने कहा इसमें तो 4 है, इसमें कितने? मैंने कहा भैया इसमें भी 4 है, तो आपको आंसर देना है 4 के टर्म में। अब 4 के टर्म में कैसे लिखेंगे? आंसर तो 1 आ रहा है, अब 1 को 4 के टर्म में कैसे लिखेंगे? एक के आगे 3 जीरो लगा दोगे तो वो 1000 बन जाएगा, तो ये तो गड़बड़ हो गया, तो हम 1.3 बार जीरो लगा देंगे ताकि आंसर भी हमारा 1 रहा और हमारा काम भी हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद एक क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था, अब वो सवाल देख लेते हैं। ये सवाल आईआईटी में बहुत पहले पूछा गया था, ठीक है, तुम हंसोगे सवाल देख के। क्या उन्होंने बोला? ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट, रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर इज 12.5, मतलब V की वैल्यू है 12.5, ठीक है भाई साहब, एंड रीडिंग ऑफ द करंट इज, I की वैल्यू है 0.20। उसने बोला रेजिस्टेंस बता दो, तो कहेंगे यार ये क्या बकलोली वाला सवाल है भाई, V इक्वल टू आई आर में V देके I देके रेजिस्टेंस पूछ रहा है, शर्म ना आ रही पूछते वैसे। मैंने कहा भाई शर्म नहीं आ रही, सवाल तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का है ही नहीं, सवाल तुम्हारा सिग्निफिकेंट डिजिट का है। ठीक, तो आप क्या बोलोगे? मैंने कहा जिसने सवाल नहीं पढ़ा, जिसने मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं पढ़ के गया जो, वो पहले आंसर ऐसे देता था, V इक्वल टू आई आर, R बराबर V अपॉन आई। V की वैल्यू है 12.5, I की वैल्यू है 0.20, दशमलव हटा दिया, ये आ जाएगा 62 कितना 5। एक बार चेक कर लेते हैं, प्रॉपर आंसर देख लेते हैं भैया। कैलकुलेटर आंसर देगा 12.5 डिवाइडेड बाई 0.20, आंसर इज 62.5। अब सुनो, अब है आंसर किस फॉर्म में देना है। चारों ऑप्शन देख किस प्रकार से दीजिए, 62.5, 63, 62 ओम, 61 ओम। तुम्हारी बात, तो हम कैसे आंसर देंगे? अब देखो ध्यान से, तो सवाल ये बेसिकली बहुत आसान है। बोले सर इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? मैंने कहा 3। इसमें कितने हैं? मैंने कहा 3 है, देख ले, सॉरी 3 कहां है? 2, तो ये वाला 0 काउंट नहीं होगा, ये दो काउंट होंगे, तो आंसर हमको 2 के फॉर्म में देना है, तो इसको हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ऐसे राउंड ऑफ करो कि सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी आ जाए? 2 आए। अब जिन बच्चों ने यहां पे सिग्निफिकेंट रूल नहीं पढ़ा होता, फर्स्ट ऑप्शन देके टक से टिक कर देते थे, और ये गलत हो जाएगा फटाक से, क्योंकि ये है ही नहीं। ठीक, क्यों? इसमें कितना आंसर है? इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3, इसमें 2 है, तो इन तीनों में से एक सही होगा।
अब तीनों में कौन सा सही होगा? तो सर इसको राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करोगे तो 62.5 का राउंड ऑफ कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा, क्योंकि इवन है तो इवन को इवन ही रहने देंगे। सो योर आंसर विल बी 62 ओम। अनएक्सपेक्टेडली ये उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत सेलेक्टेड सिलेबस पढ़ के लोग जाते थे, यहां तक तो कोई पढ़ता ही नहीं था, तो इसलिए जो है वो सवाल गलत हो जाता था। ठीक है भाई, तो देख ले ये सवाल आईआईटी में आया हुआ था। ठीक है, ये सवाल आईआईटी में आया हुआ था उस टाइम पर। अब इसके बाद एक चीज और, अब तक जो बातें देखी मैंने उसको समरी में यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे लिखते हैं वो वाला पार्ट हो गया, उसके बाद राउंड ऑफ वाला पार्ट हो गया। ये प्लीज एक बार देख लीजिएगा। आई होप ये जैसी मैंने सारे काम के पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं कैसे राउंड ऑफ करना है। सपोज इसमें सर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ करना है तो 92 को भगाना है तो 7 का 8 हो गया, 43 को हटाना है 50 से कम है तो 7 का 7 रह गया, 52 50 से ज़्यादा है तो 7 का 8 बन गया, 50 जो है ये टाई अप हो गया तो 7 ओवर, ये ऑड है, ऑड को मैंने इवन बना दिया। 52 है 50 से ज़्यादा है तो 1.89, ये 50 टाई अप हो गया, मुझे यहाँ तक आंसर देना है तो 8 जो है ये इवन है तो इवन को इवन रहने दिया। ये हमने देखा। फिर हमने देखा एडिशन, सपोज इन दो संख्याओं को मैं जोड़ रहा हूँ, जोड़ा तो ये आ गया, लेकिन ये आंसर कैलकुलेशन में आएगा तो जो हमारा ये आंसर कैलकुलेटर में आएगा तो हमारा जो आंसर होगा जोड़ने में और घटाने में दशमलव के मिनिमम डेसिमल तक आंसर देना है। ये याद रखिएगा, ये लिख लेना इस चीज़ को कि मिनिमम डेसी प्लेस में आंसर देना है। इसको एसकेसी के फॉर्म में लिख लेना कि मिनिमम डेसिमल प्लेसेस, मतलब इसमें 3 अंक है इसमें 2 अंक है तो मुझे 2 अंकों तक ही आंसर देना है। 24.85 राउंड ऑफ करके ये आंसर देना है। वहीं जब कैलकुलेटर, जब हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में काम करते हैं तो फिर हम लोग मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर देते हैं, मतलब इसको इससे गुणा करोगे तो ये आंसर आएगा। लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो होगा सर इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है 4, इसमें कितने 2, तो हमारा आंसर 2 में जाएगा। तो 6 पॉइंट सर 8 की जगह क्या लिखूं सर? आगे का नंबर तो 500 से ज्यादा है, 500 से ज्यादा है, ठीक है, 5 से ज्यादा हो, 50 से ज्यादा हो, 500 से ज्यादा हो, इस हिसाब से आपको देखना है। तो सर मुझे तो सर इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 2 है तो आंसर 2 में लिखना है, मतलब यहां तक का आंसर देना है मेरे को 6.8 तक का। उसके बाद 695 500 से ज्यादा है, इसका मतलब सर इसको जो है 6.9 कर दीजिएगा। सेम रूल फॉर द डिवीजन, जब डिवीजन करेंगे, सपोज मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो कैलकुलेटर ने ये आंसर दिया, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? बोले इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें 2 है तो मुझे 2 तक का आंसर देना है, मतलब यही तक आंसर देना है 5.6। 6 के आगे तो भैया अगली संख्या तो 5 से ज्यादा है तो आप सीधा लिखोगे 5.6 तक आंसर देना है तो 6 बन जाएगा तुम्हारा 7। ऐसे हम लोग यहाँ पर देते हैं। अब मैं तुम्हें एडवांस का सवाल दिखा देता हूँ। सबसे पहले तुम्हारे सामने जेई एडवांस, तब एडवांस नहीं होता था, तब प्री और मेंस होता था शायद, है ना, प्री और रिटर्न फॉर्मेट में। तो एक सवाल आया था भाई जेई में बहुत पुराना, इसने बोला कि एक क्यूब है जिसकी लेंथ 1.2 इंटू 10⁻⁻2 है तो इसका वॉल्यूम बताओ। आप सबको पता है यार वॉल्यूम बराबर होता है एल क्यू। क्या हो गया, इतना सिंपल सवाल एडवांस ने पूछ लिया यार। मैंने कहा हाँ ऐसे ही पूछते हैं, इसके सवाल ऐसे ही होते हैं। तो सर वॉल्यूम एल क्यू का मतलब क्या हो गया? बोले 1.2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻2। तो ध्यान से देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं? 2 2 2 2, तो आंसर मेरा 2 में आंसर आना चाहिए। अब ध्यान से देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 2, इसमें कितने हो गए? 3, तो एक गलत हो गया। इसमें कितने हो गए? 1.70, 3 गलत हो गया। 1.78 गलत हो गया, 1। मतलब ये क्वेश्चन आपके गुणा भाग के नहीं होते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट के होते हैं। अब 2025 में भी सवाल पूछ लिया था, ठीक है, 2025 में भी ये सवाल पूछ लिया था। देखिए 2000 जेई एडवांस 2025 में पूछा था, 2025 में, ठीक, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आईआईटी की वेबसाइट पे जाके। मैं बोल रहा हूँ तो मान ही ले, ठीक। अब उसने बोला देखो लंबाई चौड़ाई थिकनेस, मतलब ऊंचाई मान ले, ऑफ ए स्ट्रिंग हैविंग द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज, सर ये लंबाई दे दी है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये चौड़ाई दे दी है, ये ऊंचाई दे दी है। अब उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप विद करंट सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे ही उसने ये वर्ड लिख दिया सिग्निफिकेंट डिजिट तो हम समझ गए कि सवाल सिग्निफिकेंट डिजिट का है। कह रहा भैया जो कोई भी, सपोज ये है ना, ये है, ये ठीक है, इसकी लंबाई दे दी, ठीक है, रिमोट की चौड़ाई दे दी और ऊंचाई दे दी, ठीक है, और कह रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है। तो बताओ, तो भाई तुम्हें ही पता है यार क्यूबॉइड का क्या होता था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वॉल्यूम तो यही होता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो योर आंसर विल बी सर दिस गुणा दिस गुणा दिस।
लेकिन ये गुणा नहीं पूछ रहा है, तो इससे सिग्निफिकेंट में पूछ रहा है। तो गुणा में क्या रूल लगाते हैं, सब मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट में आपको आंसर देना है। तो जरा सारे जने देखो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है सर, इसमें है सर 2, 1 1, ये वाला जीरो काउंट नहीं होता है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है सर, 2। तो आंसर किस में देना है, मिनिमम में, 1 में आंसर देना है। कौन सा ऐसा आंसर है जिसका 1 सिग्निफिकेंट डिजिट हो। अब चेक कर लो भैया, इसमें कितने हैं 3.2, इसमें कितने हैं 3, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें 3, इसमें भी 2 है 3.0, इसमें केवल 1 है। पावर को तो हम काउंट करते ही नहीं है, तो इसका मतलब आंसर इज दिल्ली। मतलब सवाल ये ना 20 सेकंड का सवाल था ये, है ना। तू देख ही रहा हो यार, तीनों को देखना है यार, इन तीनों में क्या है? अच्छा उसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, दोनों जीरो काउंट नहीं होंगे, है ना, ये 2 है। हाँ तो ठीक है भाई, खत्म सवाल, चौथा ऑप्शन द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप जो है इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस में और आपकी प्रैक्टिस के लिए लगा दिया है, ये आप देख लीजिएगा। आपके मॉड्यूल से मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं, जहां मैंने ये मैंने यहाँ पे रेड मार्क कर रखा है, ये आंसर है इसके। आप चाहो तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो गुणा भाग की। ठीक है, ये मैंने काफी ज्यादा लगा रखा है यहाँ पर, और एक सवाल ये भी मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। अच्छा एक सवाल और आया था, ये जेईई मेंस 2010 में आया था सवाल कि सिग्निफिकेंट डिजिट बताओ, बताओ इसमें कितनी होगी। सर इसमें 3 2 3 5, 3 देखिए पूरा का पूरा कितना हो गया, 5 हो गया। इसमें कितनी होंगी सर, ये काउंट नहीं होगा, ये 1 हो गया। इसमें कितनी होगी, पावर हटाओ सर, ये 2 हो गया। तो 5 1 2, 5 1 2 सेकेंड ऑप्शन, खत्म सवाल। समझ रहे हैं, मतलब ऐसा सवाल अगर आ जाए तो ये मतलब फ्री फंड के नंबर है इसके। अब तू देख ले, जेईई एडवांस देख ले, नंबर तो मिल गए ना। अब सारे बच्चे थोड़ी ना पढ़ के जाते हैं हर एक चीज, बहुत सारे बच्चे छोड़ के भी चले जाते हैं है ना। तो फिर तू तो ये समझ, एडवांस में सिलेक्शन तो 40% पे हो जाता है। तो अगर यहाँ से अगर अपन को 3 नंबर मिल रहे हैं तो बुराई क्या है भाई। ठीक है, ठीक है। तो प्रोपगेशन ऑफ एरर मतलब ध्यान से समझिएगा कि मान लो हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की को मेजर करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंटली। सपोज जी की वैल्यू को आप मेजर करना चाहते हो, ठीक है। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप मेजर करना चाहते हो, और आपने एक फॉर्मूला पकड़ लिया T बराबर 2 पाई √L/g। आप जानते हैं सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है। आपने क्या किया, एक मास लिया, रस्सी से धागा से लटका के ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, और ये सिंपल पेंडुलम बन गया। थोड़ा सा ऑसिलेशन दिया और छोड़ दिया, और इस प्रकार से क्या हुआ, वो ऑसिलेशन करेगा। आपने जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ये हम लोग स्कूल में भी एक्सपेरिमेंट किया करते थे कि 10 ऑसिलेशन का आपने सपोज वहां पर क्या किया, टाइम पीरियड निकाला। सपोज 40 सेकंड निकल के आया, तो फिर हम समझ गए कि यार 10 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 40 सेकंड है, इसका मतलब एक ऑसिलेशन का अप्रोक्सीमेटली टाइम पीरियड 4 सेकंड होगा। तो T बराबर 2 पाई √L/g, L इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, वो हमने मेजर कर लिया। ठीक, टाइम पीरियड हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया। तो यहां से किसकी वैल्यू पता चल जाएगी मेरे भाई, यहां से हमको पता चल जाएगी जी की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक, लेकिन अब जब यही एक्सपेरिमेंट हम लोग बार बार करते हैं तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमेशा एक जैसी नहीं आती है, उसमें कुछ एरर आ जाती है, रैंडम एरर आ जाती है। ठीक, ठीक है सर जी। तो फिर हम लोग जाहिर सी बात है अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो जी की वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है, वो ज्यादा बड़ा वेरिएशन नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन तो दिखेगा। तो जब अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग वैल्यू जा रही है जी की, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि सर कौन सी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इसके लिए फिर हम लोगों ने बोला कि सर एक काम करो, आप ना एक्सपेरिमेंट को बार बार करो, कोशिश करो कि 10 बार तो करो, और जी की 10 वैल्यूज निकाल लो, और फिर उनको जोड़ के उनको ऐड कर दो। समझ मारिए, ऐड कर दो और 10 से डिवाइड कर दो, तो आपको वो जी की एक तरह से अप्रोक्सीमेटली वेरी क्लोज टू द आंसर वैल्यू आपको पता चल जाएगी। क्लियर है। तो यही पार्ट हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं इस वाले पार्ट में। किस वाले पार्ट में, ध्यान से देखिएगा। बोले सर सपोज A1 A2 A3 A4 and so on are the experimental value of a physical quantity A। ठीक, of a physical quantity A in different experiment। मतलब हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी ए को मेजर करना है। ये ए कुछ भी हो सकता है, मोमेंटम भी हो सकता है, ठीक है, ये ए जो है आपका जी की वैल्यू भी हो सकती है, स्मॉल जी भी हो सकता है, टाइम पीरियड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब सपोज हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, इसकी वैल्यू A1 आई, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया उसकी वैल्यू A2 आई, तीसरा एक्सपेरिमेंट किया उसकी वैल्यू A3 आई, चौथा किया उसकी वैल्यू A4 आई। अब डिपेंड्स कि आप कितनी बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। याद रखिएगा जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आपकी बढ़ती चली जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। तो सर अब अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू, व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ ए,
ट्रू वैल्यू ऑफ ए। बोले भैया इसकी ट्रू, बोले आप असली वैल्यू तो बता दो क्या होगी। तो कहोगे देखो असली वैल्यू तो हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि जिस एक्सपेरिमेंट को मैं परफॉर्म कर रहा हूं तो इसमें एक काम करो, सारी वैल्यूज को ऐड कर दो और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड कर दो, तो हमारे लिए तो ये ट्रू वैल्यू होगी। ठीक, तो दैट मींस ट्रू वैल्यू ऑफ ए का मतलब हो गया मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या मतलब, बोले सर सबको जोड़ दो, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 और an टर्म्स हैं तो n से डिवाइड कर दो। इसको हम लोगों ने बोल दिया भाई साहब ये हमारी मीन वैल्यू आ गई है, तो a m से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। आगे बात समझ में, ठीक है सर जी ओके। तो सर अब हमारे लिए यही ट्रू वैल्यू है, हमारे लिए यही मीन वैल्यू है, ठीक है सर जी ओके। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताओ कि व्हाट इज पहले एक्सपेरिमेंट में कितनी गड़बड़ी हुई। बोले गड़बड़ी मतलब, मैंने कहा आप ऐसे समझो, सपोज सेट एन एग्जांपल, मैं 3 डेटा लेता हूं, आपने जी की वैल्यू कैलकुलेट करी, जी की वैल्यू एक बार तो आ गई सर सपोज 8, एक बार आ गई 10, एक बार आ गई 12, ठीक, या एक बार आ गई सपोज 13। मैं आपसे बोलूं तो एग्जैक्ट जी की वैल्यू क्या बोलोगे इस एक्सपेरिमेंट में, बोले 3 से डिवाइड कर दो जो भी आ जाएगा। सपोज ये वैल्यू एग्जांपल के तौर पे आ गई 10.1। अब पहला एक्सपेरिमेंट जब किया था आपने तो उसमें क्या वैल्यू थी, उसकी वैल्यू कितनी आई थी जी की 8, और एग्जैक्ट कितनी है 10.1, तो डिफरेंस कितना हो गया, बोले 2.1 का हो गया। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं एब्सोल्यूट एरर इन द एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो मैं अगर आपसे अगला प्रश्न पूछूं कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर, कुछ टर्म्स हैं बस आपको टर्म्स देखने हैं, इन द एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कितना होगा। तो आप बोलोगे कि सर जो वैल्यू आपने निकाली है उसमें से a1 को घटा दो, ठीक है सर जी। तो इसको मैं लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए डेल्टा a1, ऐसी नाम रख दिया। उसी प्रकार से मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर इन द एक्सपेरिमेंट नंबर 2, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा am माइनस a2 बराबर डेल्टा a2। उसी प्रकार से आपके सामने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, अगर मैं आपसे बोलूं एक्सपेरिमेंट nth एक्सपेरिमेंट में कितना होगा, तो आप बोलोगे am माइनस an मतलब जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा उसको लिख दिया मैंने डेल्टा an, ठीक है सर जी। तो ये उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में आप किसी एक्सपेरिमेंट को पकड़ ले रहे हो कि भाई बता इसमें कितनी गलती है, तो इसका मतलब आप बोलोगे भैया एग्जैक्ट वैल्यू तो इतनी थी, इसमें तुम इतना निकाल ले हो, तो इतना गड़बड़ी करके बैठे हो। क्लियर है, ठीक है सर जी। अब अगर मैं इन सारी अब मैं अगर आपसे ओवरऑल गड़बड़ी पूछूं, मैंने कहा भैया तो तेरे को पता ओवरऑल गड़बड़ी कितनी कर सकता है तू, ठीक, तो कहोगे सर देखो एक एक्सपेरिमेंट किया तो इतनी गड़बड़ी आई, दूसरे में इतनी गड़बड़ी आई। एब्सोल्यूट एरर का मतलब हो गया गड़बड़ी इन द एक्सपेरिमेंट, पहले एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में इतनी गड़बड़ी, दूसरे में इतनी गड़बड़ी, तीसरे में इतनी गड़बड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई एवरेज बता दे गड़बड़ी कितना कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। उसको हम लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा am, मीन एब्सोल्यूट एरर। बोले वो कितना हो जाएगा, मैं तो इन सारी एरर को अगर मैं जोड़ देता हूं और नंबर ऑफ टर्न से n से डिवाइड कर देता हूं, तो ये हमारा आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, कि भाई साहब इतनी गड़बड़ी कर सकते हो आप। अब इसमें 2 इशू आते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे सर देखो जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा पॉजिटिव आए, एक पॉजिटिव आ सकता है एक नेगेटिव आ सकता है, तो सबको एज इट इज जोड़ दें क्या। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे सबको एज इट इज नहीं जोड़ते हैं, सबका मॉड जोड़ते हैं। दैट मीन्स मॉड ऑफ डेल्टा a1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा a2 प्लस मोड ऑफ डेल्टा a3, जितने भी नंबर ऑफ आपने यहां पर गड़बड़ियां निकाली हर एक्सपेरिमेंट से, उसको अपन n से डिवाइड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, और उसको डेल्टा am से हम क्या करते हैं मेरे भाई, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, तो नेक्स्ट पेज में मैं आपको लिख देता हूं कि सर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर, तो आप बोलोगे सर डेल्टा a1 का मॉड प्लस डेल्टा a2 प्लस डेल्टा a3 प्लस 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 प्लस, और इसको अपन डिवाइड कर देंगे इससे भाई साहब n से। अगर मैं इसको n से डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर दूंगा, तो इसको अपन बोल देंगे क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब डेल्टा am। ये हमारी ऑन एवरेज गड़बड़ी आए कि भाई देख इतनी गड़बड़ी हम कर सकते हैं, ये भूल चूक लेनी देनी, तो हमारे जो आंसर का रिप्रेजेंटेशन होगा, रिप्रेजेंटेशन कि हमारे एक्सपेरिमेंट को अपन फाइनली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम बोलेंगे भैया जी देखो जो ए हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये तो उसकी मीन वैल्यू है am, ये तो इसकी हमारे लिए भैया ये ट्रू वैल्यू हो गई है, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू एक तरह से, और
प्लस माइनस हम यहां लिख देंगे डेल्टा ए एम। डेल्टा ए में प्लस माइनस लेना है क्योंकि भूल चूक लेनी देनी, वो गलती ऊपर भी जा सकती है, वो गलती नीचे भी जा सकती है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो इस रेंज में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोलूं कि सपोज आपने जी की वैल्यू को चेक किया और जी की वैल्यू आई 10 प्लस माइनस 0.2। इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि जी की वैल्यू 9.8 से 10.2 के बीच में लाई कर रही है इस डेटा के हिसाब से। तो अगर इसमें आप इस प्रकार से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये तो हो जाएगी इसकी ट्रू वैल्यू। और ये हो जाएगी इसकी क्या सर, ये हो जाएगी एक्स वैल्यू कौन सी वाली, गड़बड़ी। तो इसका मतलब ये हो जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। ये है कहानी। ठीक ठीक है सर जी। अब इसी में डेल्टा ए एम अपॉन एम को अगर मैं डिवाइड कर, अपॉन ए एम को डिवाइड में कर दूं, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर कि भैया ये हमारी रिलेटिव एरर और ये हमारी फ्रैक्शन एरर होगी। इसी को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको बोलते हैं हम लोग परसेंटेज। क्लियर है? तो ये टर्म्स है हमारे सामने। ठीक है, तो यहां पे मैं सारे टर्म्स एक बार फिर से बोल देता हूं। एक होती है ट्रू वैल्यू, सबको जोड़ के एन से डिवाइड कर दे। एक होती है भाई साहब एब्सोल्यूट एरर इन एक्सपेरिमेंट, पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, दैट इज द गड़बड़ी इन दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। उन सबके मोड को जोड़ के एन से डिवाइड कर देगा, दैट विल द मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, मीन एब्सोल्यूट एरर बेसिकली हमारी एक तरह से गड़बड़ी है, इतना हम लोग भूल चूक लेनी देनी है, और रिप्रेजेंटेशन हम जी का करते हैं ऐसे। तो जैसे में अगर कभी तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द डेल्टा जी बाई जी, तो इसी को बोलेंगे हम लोग फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। इसकी वैल्यू हो जाएगी सब 0.02/10। और अगर आपसे परसेंटेज एरर पूछेगा तो आप सीधा बोलेंगे 0.2/10 इंटू 100। फिर भी इस सवाल को एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं ताकि एक एक चीज हमें बिल्कुल और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सपोज मैं आपके सामने क्वेश्चन ले रहा हूं, ये रहा कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, इन एक्सपेरिमेंट कैलकुलेशन फॉर द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, और जी की वैल्यू जब हम लोगों ने कैलकुलेट करी, मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूं यहां से। ठीक है, तो उसने बोला इन द एक्सपेरिमेंट जी की वैल्यू हमारी ऐसी ऐसी निकल के आई। तो एक एक बात बताओ, सबसे पहले व्हाट इज अ ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? बोले सबको जोड़ दो, 10.2 प्लस 10 प्लस 9.8 प्लस 10.5 प्लस 9.5 बटे 1 2 3 4 5, ये हमारी ट्रू वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं इसको जोड़ूं आपके सामने, देखो 10.2 प्लस 10 प्लस 9.8 प्लस 10.05 प्लस 9.5 बराबर 50 आ गया। तो ये आ गया 50/5 बराबर 10। ये हमारी जो है वैल्यू आ गई। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, तो आपको हर उसमें गड़बड़ी निकालनी पड़ेगी। तो पहले एक्सपेरिमेंट वैल्यू कितनी थी? 10.2, इसमें कितनी थी? 10, तो अंतर कितना आया? 0.2 का। हमें मॉड लेना है बस। तो पहले एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ी आई 0.2 का, प्लस दूसरे में गड़बड़ी कितनी आई? 10 10 0 का। तीसरा एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ी कितनी आई? 0.2 का। मॉड लेना है बस, याद रखना। चौथे में कितनी आई? सर ये 10.5, ये 10 है, 0.5 का। पांचवें में कितनी आई? 0.5 का। टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 5। तो अगर अपन इसको सॉल्व करें तो 1.4 14 1.4 बटे 5, 200 पर मल्टीप्लाई कर दे 2.8 हो गया। तो 0.28 की गड़बड़ी आ गई है हमारी। क्लियर है? ये मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। तो हमारा जो आंसर आएगा, ठीक है, हमारा जो आंसर आएगा वो 10 प्लस माइनस 0.28 के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारी जी की वैल्यू हो गई है। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, गलती ना हो जाए भाई, पता चला एरर में ही एरर कर दी मास्टर ने। ठीक है, ये हो गया 1 1.2 और 1.4। ठीक है, 1.4 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 8 पंजे 40। ठीक ठीक है सर जी, ओके। तो अब रिलेटिव एरर पूछा जाए तो 0.28 बटे 10, और अगर आपसे परसेंटेज एरर पूछा जाए तो 0.28 बटे 10 इंटू 2।
ये आपकी परसेंटेज एरर आ जाएगी। क्लियर है? इसी रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। तो भैया अब एक काम करो, जल्दी से कॉपी में नोट कर लो। पहले ये लिखो, स्क्रीन को पॉज करो, ये नोट करो, फिर ये लिखो, स्क्रीन को पॉज करो, ये नोट करो जल्दी से। अब ये लिखो, ठीक है, लिख लिया। और एक काम करो, एक क्वेश्चन मुझे तुम ये करके दिखाओ। ये रहा एक क्वेश्चन, टिल द लास्ट सॉल्व करो। ठीक है, आप कॉपी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, अगर कम समझ में आया हो चीजें तो सारी ये सारी लिखिएगा, और नहीं समझ में आ गया हो अच्छा पूरा तो फिर मत लिखना, लेकिन रफ कॉपी में सॉल्व जरूर कर ले। इस सारे क्वेश्चन को, स्क्रीन को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें, सारी चीजें। और भैया इसके बाद ये रहे आंसर, आप इस आंसर को बढ़िया तरीके से मैच कर लीजिएगा। मैंने सारी चीजें लिख दी है कि सपोज पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, इसमें ये लिखा हुआ है कि पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। तो दुनिया भर की सारी बातें बताओ, मीन एब्सोल्यूट टाइम पीरियड में सबको जोड़ दोगे, 6.2.62 आंसर आ गया। अगर मैं गड़बड़ी पूछूंगा तो गड़बड़ी में इसमें से इसको घटाओगे तो 0.01 माइनस के साथ, लेकिन माइनस का लोड नहीं लेना है। आप यहां पर गड़बड़ी निकाल लो, सबका मोड लेके 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा क्या, ये आपका आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। आंसर का रिप्रेजेंटेशन विल बी लाइक दिस, रिलेटिव एरर हो जाएगा, उसको डिवाइड मार दो भाई साहब, 0.22/2.62, परसेंटेज एरर हो जाएगा 4.2%। क्लियर है? ठीक है भाई साहब, ठीक है, मतलब समझ रहा है? हाँ सर जी समझ गए, सर समझ गए। ठीक है, मतलब समझ, मान ले तूने किसी एक्सपेरिमेंट से ना जी की वैल्यू निकाली, ठीक है, और जी की वैल्यू आई 10 एक्सपेरिमेंट से, और 0.2 की आ गई उसमें एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो जब ये टर्म लिखा होगा ना, तो तेरे को यहाँ पे वो सारी बातें निकालनी आनी चाहिए। कौन सी सर, रिलेटिव एरर क्या होगी, परसेंटेज एरर क्या होगी। एक बार और देख ले, मतलब मेरे दिल की तसल्ली के लिए एक बार और देख ले कि सर अगर कोई आपसे पूछे ना कि सर इसकी रिलेटिव एरर बताओ, इसमें रिलेटिव एरर कितना होगा, तो रिलेटिव एरर हो जाएगा 0.2/10। ये रिलेटिव एरर हो जाएगा। कोई बोले ना परसेंटेज एरर बताओ सब, परसेंटेज एरर, तो सीधा बोलेगा सब 0.2/10 गुणे में 100, मतलब ये निकल के आ गया तेरा 2%। ऐसे करते हैं। मान के कोई भी सपोज किसी भी चीज का तूने टाइम पीरियड निकाला सपोज, ठीक है, टाइम पीरियड आया सपोज 48 सेकेंड, किसी भी चीज का टाइम पीरियड निकाला, और यहां पर उसमें सपोज एब्सोल्यूट एरर आ गई सपोज की 3, तो इसका मतलब क्या है सर, टाइम पीरियड की जो वैल्यू आई है वो 48 है, लेकिन 3 की गलती ऊपर नीचे हो सकती है। तो आपको ये निकालना आना चाहिए कि अगर मैं यहां तुमसे रिलेटिव एरर पूछूं ना, रिलेटिव एरर, तो कुछ नहीं मत करना, बस तू 3 में से 48 को डिवाइड कर देना, दैट इज रिलेटिव एरर। और अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज एरर बता कितनी होगी, तो तू कहना भैया देखो 3 की आप गड़बड़ी कह रहे हो, 48 में 3 की गड़बड़ी कह रहे हो, 3/48 गुणा 100। ऐसे करते हैं। मतलब मैं एक सवाल और दूं कि सपोज तूने किसी की रेडियस को मेजर किया, रेडियस को, ठीक है सर, रेडियस को मेजर किया, तो मान ले रेडियस आया ऐसे 20 ±0.2, ऐसे सपोज किसी ने आंसर दिया कि भाई ये है रेडियस, ये रेडियस का हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बताओ परसेंटेज एरर कितना होगा। तो तुझे बस ये करना है 0.2/20, 0.2/20 इंटू 100, मतलब 10/10 इंटू 100, और यहां से सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा। और इस पे ना जेई एडवांस 2016 में एक सवाल पूछा गया था, तू देख, तू खुद कहेगा कि सर क्या सवाल है ये जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। ये तब का सवाल है जब सबसे टफ, वन ऑफ द टफ पेपर आया था जी एडवांस 2016 में। तो उस टाइम पे मतलब 38% वाले को भी आईआईटी मिल गई थी, 39% वालों को भी आईआईटी मिल गई थी, इनफैक्ट 37 वालों को भी मिल गई थी। तो देखिए 4 नंबर का सवाल था। अब देख, डरना मत सवाल में, इसमें देख क्या लिखा है, इसने बोला कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। देख, एरर की सवालों की लैंग्वेज कभी नहीं पढ़ना अभी, तो मतलब स्टार्टिंग में फिजिक्स तो मतलब इसकी एरर मतलब डिफरेंट काइंड, अभी हमारी फिजिक्स भी स्टार्ट नहीं हुई है ना, तो ये स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, आप ऐसा समझो एरर चैप्टर शुरू में आता है, तो फिजिक्स तो स्टार्ट हुई नहीं है, तो इसलिए लैंग्वेज पे ध्यान मत दे, बस डेटा पे ध्यान दे, क्या डेटा गिवन है। देख इसने क्या बोला है कि टाइम पीरियड ऐसा है, अब ध्यान से देख, वैल्यू ऑफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इज मेजर टू बी दिस एंड दिस, ठीक है। अब इसका ऑप्शन समझ, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल आर, मतलब वो स्मॉल आर में क्या कह रहा है, 10%, मतलब परसेंटेज एरर पूछ रहा है, कह रहा है भैया स्मॉल आर में परसेंटेज एरर बता दो। तो तू खुद देख, डेटा तुझे क्या करना है, बोले ये कैपिटल आर की वैल्यू ये है, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, ये दे रखी है 10 ± 1, मतलब तू खुद सोच, आर बराबर 10 ± 1 लिख दूं मैं, ये दे दिया इन्होंने। ये कह रहा है परसेंटेज एरर इन आर बता दो कितना होगा, परसेंटेज एरर आर इन कितना होगा सर, 1/10 गुणा 100, अभी मैंने बताया, इसको गुणा कर दे तो कितना आ गया, 10% आ गया।
तेरा बड़े प्यार से 1 नंबर तेरे यहां से आ गया। अरे बात समझ, अगला समझना, देख अगला समझ। अगले में उसने बोला कि एरर इन द मेजरमेंट ऑफ कैपिटल टी। अब टी के बारे में उसने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। यहाँ पर क्या सारी इंफॉर्मेशन दे दी है? ठीक है, टी के बारे में उसने ये इंफॉर्मेशन दे दी है कि सर हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है, सारे बच्चे ध्यान से देखना, इन 5 सक्सेसिव मेजरमेंट्स द टाइम पीरियड फाउंड टू बी, भाड़ में गया फॉर्मूला, मुझे मतलब नहीं है फॉर्मूले से, कह रहा है ये फॉर्मूला गया भाड़ में। ये कह रहा है देखो जी टाइम पीरियड ना, एक बार आया 0.52, एक बार 0.56, 0.57, 0.54, 0.59। अब जो है, अब बाकी सारी चीजें स्किप कर दो अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए स्किप कर दो। जब पूरी फिजिक्स पढ़ लेंगे तब आपको बाकी चीजें भी समझ में आने लगेगी, लेकिन अभी के लिए टी की वैल्यू इतनी दे दी। अब ऑप्शन समझ, एरर इज अ मेजरमेंट ऑफ टी, मतलब क्या चाह रहा है भाई, टी में कितना एरर है, समझ रहा है? तो अगर तूने टी को लिखना सीख गया, तूने बोला टी बराबर होगा इतनी हमारी वैल्यू प्लस माइनस दिस इज एब्सोल्यूट एरर, तो कैसे करेगा, कैसे करेगा परसेंटेज एरर? सर दिस बटे दिस इनटू 100। तो यहां पर ये वैल्यूज तो है, इसको मैंने नेक्स्ट पेज पर लिख दिया समय बचाने के लिए। तो अगर ये वैल्यूज है 0.52, 0.56, 0.57, 0.54, 0.59, तो सबसे पहले तू क्या करेगा, तू मीन वैल्यू निकालेगा। तो मीन वैल्यू सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दे, 0.56 आ गया, दिस इज योर मीन वैल्यू। जैसे अभी हम लोगों ने जी की वैल्यू निकाली थी, है ना? ठीक है, अब बोले सर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। मैंने कहा मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? बोले सर ये बताओ। सर अब तो यही हमारी ट्रू वैल्यू है, तो पहले एक्सपेरिमेंट है 0.52 और ये 0.56, डिफरेंस कितना आया? 0.04 का। 0.56, 0.56 डिफरेंस कितना है? 0 का। 0.57, 0.56 डिफरेंस कितना है? 0.01 का। 0.54, 0.56 डिफरेंस कितना है? 0.02 का। सर 0.59, 0.56 डिफरेंस 0.03 का। सबको मॉड लेना है, सबको पॉजिटिव लेना है। तो तूने इन सबको जोड़ के 5 से डिवाइड करके ये तुम्हारी एब्सोल्यूट एरर आ गई, जिसको मीन एब्सोल्यूट एरर बोल देते हैं। इसका मतलब तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन विल बी कि सर जी टाइम पीरियड होगा 0.56, इतना टाइम पीरियड है, और सर जी इतनी गलती हमसे हो सके, इसे माफ कर दियो। तो इसमें परसेंटेज एरर पता कैसे लिखूंगा? ये वही सवाल तो हो गया जो मैंने अभी यहाँ पे कराया था, ये वही सवाल तो हो गया जिसकी प्रैक्टिस मैंने तुम्हारी अभी यहाँ पर जो है मैंने आपको कराई थी। तो तुम सीधा बोलोगे सर कुछ नहीं करना है, सब 0.02 बटे 56 इंटू 100, इसको गुणा करके आता है 3.57। तो यहां से भैया एक आंसर और हमारा मैच कर गया 3.57। दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि 2% नहीं है। देखिए जेई एडवांस का सवाल था, ठीक है। इसका एक चौथा पार्ट और है, इसको अपन बाद में करेंगे, इसका बाद में करेंगे। इसका जो आंसर है 1,2,4 इसका आंसर है, इसको बाद में करेंगे चौथे पार्ट को। अभी इसमें और पढ़ना बाकी है, लेकिन आप समझे ये भी बहुत आसान है, जब पढ़ लेंगे ना ये भी आसान लगेगा। ये देख 4 नंबर का सवाल था, और यूनिट एंड डायमेंशन अगर आपने सारी क्लास अटेंड की थी तो यूनिट एंड डायमेंशन में भी मैंने 2016 के शायद 1 या 2 सवाल आपको उस टाइम पे दिखाए थे, ठीक है। तो समझ रहा है तेरे 10 मतलब 8 से 12 8 नंबर या 12 नंबर के सवाल तेरे ही से ही हो गए। जेई एडवांस 2016 इसका पेपर बहुत टफ आया था। अरे बात समझ में। तो बस क्लासेस को बेटा ब्लाइंडली फॉलो करते रहो, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी आज की, ठीक है। अब मैं एक काम करूंगा, सुकून से यहाँ पर सारी स्लाइड पे लिख दूंगा, हार्ट का साइन बना दूंगा सारी स्लाइड पे। जिन पे हार्ट का साइन हो वो आप कॉपी में लिखिएगा, बाकी मत लिखिएगा। क्लियर है? मैं सबको समराइज कर देता हूँ बेटा। आज कुछ नहीं पढ़ा हमने, शुरू में थोड़ी रैंडम एरर सिस्टमेटिक एरर की कहानी देखी। रैंडम एरर जिसमें जो गलती हो सकती है हमको पता ही नहीं गलती क्या है। गलती दूर करने का तरीका होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करो। सिस्टमेटिक एरर सिस्टम ही खराब है, लेकिन हम उससे काम चला लेते हैं। उसके बाद हमने सिग्निफिकेंट डिजिट देखा, फिर हम लोगों ने ये देखा कि भाई साहब राउंड ऑफ कैसे करते हैं, फिर हमने देखा जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा अगर हमने 10 तरह के एक्सपेरिमेंट किए तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट वैल्यू अलग अलग आती है, तो हम उसकी ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ के नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड कर दो, फिर इंडिविजुअली एक्सपेरिमेंट में एरर निकालो, उन सबका मीन ले लो, उसको बोल देते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। खत्म कहानी। अब उसके बाद रिप्रेजेंटेशन हो गया कि सब वो जी की वैल्यू आ गई 10 प्लस माइनस 0.2, मतलब वैल्यू हमारी तरफ से 10 है भैया जी, 0.2 हमसे गलती हो सके उसे माफ कर दियो, ठीक है। 0.2 को 10 से डिवाइड कर दोगे, दिस इज द रिलेटिव एरर। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस इज द आपने कहा ये हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर। दैट्स ऑल। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक सवाल और यहाँ पे लगा दिया है, ये रहा सवाल भाई साहब, ये वाला सवाल, ठीक है। ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कॉपी में मत लिखना, ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। एक प्रैक्टिस और हो जाएगी आपकी इस सवालों से।
तो बेटा आज की क्लास में अगर सब कुछ समझ में आ गया हो, देख जे एडवांस के 2-3 सवाल कर लिए हमने, देख आज की क्लास से ही, है ना? अगर सब कुछ समझ में आ गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मैं मानता हूँ थोड़ा गला मेरा खराब है तो मैं लाउड एंड क्लियर थोड़ा-सा आपको सुनने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में दिल खोल के टाइप करें। और बेटा मिलते हैं कल, और मुझे लगता है कल तक मेरा गला बिल्कुल और अच्छा हो जाएगा, ठीक है? और फिर कल हम लोग मचाएँगे बढ़िया तरीके से काइनेमेटिक्स को। दिस पार्ट द इंडिपेंडेंट पार्ट, ये पूरा इंडिपेंडेंट था, इसको तू आज पढ़, दिवाली पे पढ़ या लास्ट पे पढ़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? कभी भी पढ़ सकता है, इसलिए इसलिए इसको कोटा में लास्ट में पढ़ाते हैं, ठीक है? तो अगर आपकी समझ में आ गई हो सारी बातें, नीचे हर बच्चा नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करे। क्लियर है? अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल। मैं भी अपने गले को ठीक करता हूँ।